क्राइसिस किंगडम की नॉर्थ बॉर्डर पर ड्यूक एलियन, जो नॉर्दर्न फ्रंटियर का लॉर्ड है, अपनी पूरी ट्रूप को जमा करता है। वह सीधे सिटी की तरफ बढ़ रही अनडेड आर्मी से टक्कर लेने के लिए तैयार है। अनडेड आर्मी के सामने खड़े होकर ड्यूक एलियन को एहसास होता है कि अनडेड आर्मी से लड़ना उनकी और उनके सोल्जर्स की औकात से बाहर है। उनके बीच में अनडेड नाइट डूरियन भी है, जो जिससे भी मिलता है उसमें डर भर देता है। कहा जाता है कि डूरियन इतना पावरफुल है कि 10 बड़े हाई रैंकिंग नाइट्स भी अगर जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे तो भी उसके खिलाफ जीत हासिल नहीं कर सकते। सोल्जर्स ये देखकर डर के मारे घबरा जाते हैं। वे ड्यूक से कहते हैं कि हम अनडेड आर्मी से कभी नहीं जीत सकते और बेहतर होगा कि हम पीछे हट जाएं। सोल्जर्स मानते हैं कि सीधे टक्कर लेने के बजाय वे खुद को प्रोटेक्ट करें। ड्यूक उनका डर समझता है क्योंकि वह खुद भी डरा हुआ है, लेकिन वह अपने लोगों को बताता है कि नॉर्दर्न वॉल तो पहले ही गिर चुकी है। वे लोग लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं और अगर अनडेड सिटी के गेट्स तक पहुंच गए तो कंट्री के लिए सब खत्म हो जाएगा। ड्यूक एलियन अपने सोल्जर्स से कहता है कि वे कुछ भी करें या जैसे भी करें, उन्हें अनडेड आर्मी को रोकना ही होगा। अचानक एक अनजान राइडर तेज रफ्तार से ट्रूप्स के पास से गुजरता है और सीधा अनडेड आर्मी की तरफ बढ़ जाता है। सोल्जर्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कौन है जो बिना किसी डर के अनडेड आर्मी में घुस रहा है। अचानक उन्हें याद आता है कि ये तो यूरिन रॉक्स है। यूरिन रॉक्स को उनकी मदद के लिए सदर्न मार्क्विजेट ऑफ रॉक्स से भेजा गया है। लगता है कि वह केयरफ्री राइडर यूरिन रॉक्स ही हमारा प्रोटैगनिस्ट है और वह डैगर से लड़ता है। वे यूरिन रॉक्स की कैपेबिलिटीज के बारे में जानते हैं, लेकिन सोल्जर्स को डाउट है कि क्या वह डूरियन के खिलाफ कुछ कर पाएगा। वे ये कंक्लूजन निकालते हैं कि डूरियन कभी भी डैगर से नहीं गिरेगा, लेकिन वे अभी अपनी कंक्लूजन्स निकाल ही रहे होते हैं कि यूरिन रॉक्स अपना डैगर अनडेड नाइट को मारता है। डैगर डूरियन के सिर में घुस जाता है, जो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। हैरानी की बात यह है कि उसका सिर उड़ जाता है और डूरियन मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ये देखकर सब स्टन्ड रह जाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। यूरिन रॉक्स वहीं नहीं रुकता। वह ज़ॉम्बी सोल्जर्स पर एक एक करके डैगर्स फेंकता रहता है और वे मेल्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर में यूरिन रॉक्स अकेला खड़ा होता है और उसके सामने ज़ॉम्बी बॉडीज की बची हुई सिर्फ डस्ट होती है। देखने वाले सोल्जर्स कोशिश करते हैं कि जिस सपने में वे हैं उससे जाग जाएं, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास होता है कि यह रियल लाइफ है। वे सोचते हैं कि क्या यूरिन रॉक्स कोई सेंट है जो आसमान से उन्हें बचाने आया है। यूरिन रॉक्स उन्हें खुद को सेंट कहते हुए सुनता है और यह सुनकर वह हंस पड़ता है क्योंकि वे सच नहीं जानते। अनडेड को हराने के बाद यूरिन रॉक्स रुककर स्टेटस स्क्रीन से अपने स्टैट्स चेक करता है। स्टेटस स्क्रीन की इन्फॉर्मेशन से उसे पता चलता है कि उसने एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन किए हैं। देखा जाए तो उसने फायरबोन माउंटेन नाम का एक पॉइजन यूज किया था और ये एक ऐसा पॉइजन है जो अनडेड को भी मेल्ट कर देता है। क्योंकि यूरिन रॉक्स ने अभी अभी इसका यूज किया था, इस पॉइजन को टन ऑफ एक्सपीरियंस मिला है। यूरिन रॉक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वह उसके लिए यूजफुल है वह इसे यूज करता रहेगा। इससे 6 महीने पहले हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंख एक अजीब से रूम में खुली थी। वह एक किंग साइज्ड बेड पर एक लग्जूरियस रूम के अंदर था। अचानक उसने किसी को उसे यंग मास्टर कहते हुए सुना। वह ऊपर देखता है तो एक खूबसूरत वुमन नाइट उसके सामने खड़ी होती है। वह अभी उसकी ब्यूटी की तारीफ ही कर रहा होता है कि उसे एहसास होता है कि उसने जो कपड़े पहने हैं वे अजीब लग रहे हैं। नाइट उससे पूछती है कि क्या वह ओके फील कर रहा है, और इससे पहले कि वह जवाब दे वह कहती है कि वह प्रीस्ट को बुलाने जा रही है। जैसे ही वह जाने के लिए घूमती है, यूरिन रॉक्स उसे वापस बुलाता है। उसे कहता है कि वह उससे कुछ पूछना चाहता है, लेकिन नाइट उसकी बात को इग्नोर करती है और रूम से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद यूरिन रॉक्स बेड से उठता है और मिरर की तरफ जाता है। यहीं उसे सबसे बड़ा सरप्राइज मिलता है। वह चीखता है जब उसे एहसास होता है कि वह तो कोई चबी अगली डूड है जिसका चेहरा अजीब लग रहा है। यूरिन रॉक्स अपनी जानी पहचानी सब चीजों पर सवाल उठाता है। सोचता है कि उसकी वह हैंडसम मिडिल एज्ड बॉडी कहाँ गायब हो गई। उसे यकीन नहीं आता कि वह एक अगली चबी ब्रैट में बदल गया है। वह पैनिक होने लगता है, सोचता है कि कहीं वह किसी ड्रीम में तो नहीं है। वह वापस सोने के बारे में सोच ही रहा होता है ताकि वह अपनी ओरिजिनल बॉडी में जाग सके। तभी प्रीस्ट रूम में एंटर करता है। प्रीस्ट के साथ मार्कस विलिंगटन रॉक्स और फीमेल नाइट भी हैं। मार्कस विलिंगटन रॉक्स यूरिन रॉक्स को घूरता है और बहुत डरावना लगता है। प्रीस्ट उसकी पल्स चेक करने के लिए यूरिन रॉक्स का हाथ पकड़ता है। जब प्रीस्ट ये सब कर रहा होता है तो मार्कस विलिंगटन रॉक्स यूरिन रॉक्स पर गुस्सा होता है। सोचता है कि ये आखिरकार जाग गया। यूरिन रॉक्स डर जाता है और सोचता है कि ये स्केरी मैन कौन है। प्रीस्ट मार्कस विलिंगटन रॉक्स से कहता है कि वह शांत हो जाए क्योंकि यूरिन रॉक्स अभी अभी जागा है और वह उसे पनिश बाद में भी कर सकता है। प्रीस्ट यूरिन रॉक्स की बॉडी चेक करता है और सरप्राइज होकर बताता है कि वह ज्यादा बुरी तरह जख्मी नहीं हुआ। उसका माइंड स्टेबल है और उसकी सारी इंजरीज ठीक हो चुकी हैं। प्रीस्ट कहता है कि यह तो अच्छी बात है, लेकिन मार्कस विलिंगटन रॉक्स उससे आर्ग्यू करता है। कहता है कि यूरिन रॉक्स अगर मर जाता तो बेहतर होता। बात बढ़ जाती है जब वह आदमी यूरिन रॉक्स पे चिल्लाता है। कहता है कि उसने अपनी फियांसे को पीटा। यूरिन रॉक्स सच में कंफ्यूज्ड है कि ये सब क्या हो रहा है और वह बूढ़ा आदमी चिल्लाना जारी रखता है। कहता है कि यूरिन रॉक्स 19 साल का हो गया है और अभी तक बड़ा नहीं हुआ। मार्कस विलिंगटन रॉक्स फिर चिल्लाता है। यूरिन रॉक्स को बताता है कि वह किसी काम का नहीं है क्योंकि उसके भाई ने तो अपनी ऑरा अवेकन कर ली है और यूरिन रॉक्स हर दिन और मोटा होता जा रहा है। ऑरा शब्द सुनते ही यूरिन रॉक्स के दिमाग में कुछ क्लिक करता है।
फिर वह आदमी यूरिन रॉक्स से कहता है कि जब वह ठीक हो जाए तो उस लड़की से माफी मांगे। यूरिन रॉक्स कंफ्यूज्ड है कि वह आदमी किस लड़की की बात कर रहा है। इस बात पर वह आदमी उस पर और गुस्सा हो जाता है और उसे याद दिलाता है कि वह उसकी फियांसे इलिया की बात कर रहा है। आदमी यूरिन रॉक्स को बताता है कि अगर उसकी फियांसे ने उसे माफ नहीं किया तो उसकी खैर नहीं। यूरिन रॉक्स मजबूर होकर दोबारा पूछता है ताकि वह कंफर्म कर सके कि उसने ठीक सुना है। आदमी इलिया का नाम रिपीट करता है और उससे कहता है कि रॉक्स फैमिली को और शर्मिंदा करना बंद करे। फिर वह आदमी अपनी बात खत्म करता है। इस पॉइंट पर यूरिन रॉक्स को समझ आ जाती है। उसे एहसास होता है कि वह यूरिन रॉक्स है। वह ये कंक्लूजन निकालता है कि वह आदमी मार्कस विलिंगटन रॉक्स है। आदमी ये सुनता है और गुस्सा हो जाता है। वह फौरन पलटता है और यूरिन रॉक्स के चेहरे पर चपेट मारता है। पूछता है कि उसमें इतनी हिम्मत कैसे आई कि उसने अपने फादर को उनके नाम से बुलाए। यूरिन रॉक्स जमीन पर गिर जाता है और इससे पहले कि मार्कस विलिंगटन रॉक्स उसे और पीटे, प्रीस्ट और फीमेल नाइट उसे रोक लेते हैं। यूरिन रॉक्स फर्श पर पड़ा रहता है और अपनी पूरी लाइफ डिसीजंस पर दोबारा सोचने लगता है। उसे यकीन नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह बेहोश हो जाता है और एक्सपेक्ट करता है कि वह जब जागेगा तो रियलिटी कुछ और होगी। जब वह जागता है तो शॉक हो जाता है कि वह अभी भी उसी रूम में है और फीमेल नाइट उसके साथ है। वह सोचता है कि वह इस ड्रीम से जाग क्यों नहीं रहा और फीमेल नाइट उसके पास आती है। वह उससे डम क्वेश्चन पूछती है कि क्या वह जाग गया है। यूरिन रॉक्स बताता है कि क्या उसका अनुमान सही है। वह फीमेल नाइट को एरन कहकर बुलाता है और जैसा उसे डर था वह लेडी उस नाम पर आंसर करती है। फिर वह एरन से कंफर्म करता है कि वह इलिया के पीछे गया और इतना पीटा गया कि बेहोश हो गया। एरन बताती है कि यूरिन रॉक्स ने रूम में अपनी फियांसे पर अटैक किया था, लेकिन उसने गेम पलट दे और यूरिन रॉक्स को इतना पीटा कि वह आखिरकार बेहोश हो गया। यूरिन रॉक्स डर से अपना सिर पकड़ लेता है जैसे उसे कोई क्रेजी बात याद आई हो। एरन कंफ्यूज्ड है कि इस बंदे को क्या हो गया है, लेकिन यूरिन रॉक्स जानता है कि वह बुरी तरह फंस चुका है। यूरिन रॉक्स फाइनली शांत होता है और उसे यह बात समझ आ जाती है कि वह किसी तरह उस वेब नॉवेल के अंदर आ गया है जो उसने लिखी थी। लेकिन सबसे वर्स्ट बात यह है कि वह वेब नॉवेल में प्रोटैगनिस्ट बनकर नहीं आया। वह कहानी में उस ट्रैश विलन के रूप में आया है जो हीरो से लड़ाई मोल लेता है और आखिर में बुरी तरह मर जाता है। यूरिन रॉक्स दोबारा घबरा जाता है, जिससे एरन उससे पूछती है कि उसे क्या हो गया है। यूरिन रॉक्स चिल्लाता है, कहता है कि वह किसी तरह एक ट्रैश स्टोरी में आ गया है जो वेबट्यून भी नहीं है। जिस यूरिन रॉक्स की बॉडी उसने पोजेस की है वह एक नंबर का पीस ऑफ ट्रैश है, जिसमें ना कोई टैलेंट है ना कोई स्किल्स, और वह कभी ट्रेनिंग भी नहीं करता। वह सिर्फ एक डम विलन है जो अपने फैमिली को बदनाम करता है। लेकिन फिर वह अपनी फियांसे को प्रोटैगनिस्ट से हार जाता है। गुस्से में आकर वह प्रोटैगनिस्ट पर अटैक करता है, लेकिन यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक साबित होती है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट उसे बुरी तरह पीटता है। अब जब वह एक ट्रैश पर्सन की बॉडी में है, हमारा बंदा सोचता है कि वह सर्वाइव कैसे करेगा। क्योंकि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है, वो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि यूरिन रॉक्स के पास एबिलिटीज क्या हैं। लेकिन उसे उन चांसेस और आइटम्स के बारे में पता है जो प्रोटैगनिस्ट को अभी तक नहीं मिले हैं। यूरिन रॉक्स इस कंक्लूजन पर आता है कि उसके पास सर्वाइव करने का एक ही चांस है, जल्दी से खुद को प्रिपेयर करना। वह बेड से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वह बॉडी फैट की वजह से बहुत हैवी है और वह जमीन पर गिर जाता है। एरन जल्दी से उसके पास दौड़ती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है, लेकिन चेहरे पर पूरी फ्रस्ट्रेशन के साथ वह एरन को बताता है कि वह ठीक नहीं है। बस तभी यूरिन रॉक्स को एहसास होता है कि वह फाइनली स्टेटस स्क्रीन देख सकता है। इसके साथ ही वह एरन के स्टैट्स भी देख पाता है। एरन के ट्रेड्स हैं लेवल 2 स्विफ्ट स्वॉर्ड, क्लियर माइंड, लेवल ऑरा, लेवल अडेप्टेशन, और यूरिन रॉक्स के प्रति उसकी अफेक्शन लेवल 0 है। यूरिन रॉक्स स्टेटस विंडो को समन कर पाने पर खुश होता है और वह एरन को कहता है कि वह जा सकती है क्योंकि वह अब मच बेटर फील कर रहा है। एरन उसके इंस्ट्रक्शंस को मानती है और जाने लगती है। जब वह डोर जा रही होती है, यूरिन रॉक्स उसके स्टैट्स पर फोकस करता है। उसे सरप्राइज नहीं होता क्योंकि एरन को ज्यादातर रेगुलर नाइट से स्ट्रॉन्गर बनाया गया था, लेकिन वह इस बात पर सरप्राइज्ड है कि उसकी अफेक्शन लेवल 0 है। यूरिन रॉक्स को खास तौर पर यह चिंता होती है कि स्टेटस विंडो पर अफेक्शन ऑप्शन क्यों है। यूरिन रॉक्स सोचता है कि यह ऑप्शन इसलिए तो नहीं है क्योंकि वह पहले ज्यादातर डेटिंग सिम्स खेलता था। उसे यकीन नहीं आता कि जिस वर्ल्ड में वह आ गया है उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग टोटल ट्रैश है। फिर वह अफेक्शन ऑप्शन के बारे में दोबारा सोचता है कि कहीं एरन इसी वजह से तो अजीब बिहेव नहीं कर रही, लेकिन वह इस बात को साइड में छोड़ता है और दोबारा मिरर चेक करने का डिसाइड करता है। उसे अपनी ट्रैश बॉडी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। बस तभी स्टेटस विंडो खुल जाती है ताकि वह अपने स्टैट्स देख सके। वह अपने स्टैट्स चेक करने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन यह एक्साइटमेंट जल्दी ही खत्म हो जाती है जब वह अपने स्टैट्स देखता है। उसकी स्पेशल कंडीशन के लिए सिस्टम उसे बताता है कि उसे मॉर्बिड ओबेसिटी है, जो कि दिखने से पता चल रहा है। उसकी ट्रेट है आई ऑफ द क्रिएटर, लेकिन यह अभी भी लेवल 1 पर है। उसे 4 हेवनली वेनम आर्ट्स का भी ब्लेसिंग मिला है, लेकिन यह सेक्शन अभी भी लॉक्ड है, पर उसका सिंक्रोनाइजिंग रेट 99.9% है। यूरिन रॉक्स को एहसास होता है कि उसकी एबिलिटीज में सिर्फ 4 हेवनली वेनम आर्ट्स ही स्टैंड आउट करती है। अचानक उसे याद आता है कि वह वेनम आर्ट्स
उसी वुशिया वेबटून से ली गई थी जो उसे बहुत पसंद थी। ये वह वेबटून थी जिसमें एक अट्रैक्टिव हीरोइन थी और पॉइजन और हिडन वेपन्स मार्शल आर्ट ही 4 हेवनली वेनम आर्ट्स है। इस पॉइंट पर यूरिन रॉक्स को पता चलता है कि यह वर्ल्ड उस हर चीज का मैशअप है जो वह पहले जानता था। तभी उसे यह बात समझ आती है कि अगर वह सच में 4 हेवनली वेनम आर्ट्स सीख ले तो उसके पास एक चांस हो सकता है। यूरिन रॉक्स स्माइल करता है, मानता है कि उसे सर्वाइवल का टिकट मिल गया है। सिचुअन प्रोविंस से एक रिस्पेक्टफुल सेक्ट है और वह चाइनीज वुशिया नॉवेल्स में आते हैं। वह एक क्लैन है जो पॉइजन्स और टॉक्सिन लेस्ड हिडन वेपन्स से साइलेंट असैसिनेशंस में एक्सपर्ट हैं। यूरिन रॉक सोचता रह जाता है कि सिचुअन टांग क्लैन इस वर्ल्ड में क्यों है, जबकि यह वर्ल्ड तो एक मिडीवल फैंटेसी वर्ल्ड होनी चाहिए थी। बाद में मार्कस विलिंगटन रॉक्स को एरन से पता चलता है कि यूरिन रॉक्स खड़ा हो गया है। वह उससे पूछता है कि यूरिन रॉक्स कैसा फील कर रहा है और वह बताती है कि वह अभी भी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि जब उसने खड़े होने की कोशिश की तो लड़खड़ा गया। एरन कहती है कि यूरिन रॉक्स की बॉडी अभी भी पूर कंडीशन में है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स ये भी ऐड करता है कि प्रीस्ट ने कहा था कि उसकी इंजरीज ठीक हो गई हैं, जो उसे अजीब लगता है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स एरन से पूछता है कि क्या उसे यूरिन रॉक्स के बिहेवियर में कुछ अजीब लगा, क्योंकि वह ज्यादातर जिद्दी रहता है। लेकिन जब मार्कस विलिंगटन रॉक्स ने उसे इलिया से माफी मांगने को कहा तो वह आसानी से मान गया। मार्कस विलिंगटन रॉक्स को यकीन नहीं होता कि यूरिन रॉक्स में अचानक पर्सनैलिटी चेंज आ गया है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स कॉन्फिडेंट है कि अगले दिन तक यूरिन रॉक्स वापस नॉर्मल हो जाएगा, जो हमेशा ट्रबल करता रहता है। लेकिन एरन कुछ और सोचती है। उसे यकीन है कि यूरिन रॉक्स एक दिन जरूर सुधर जाएगा। मार्कस विलिंगटन रॉक्स एरन से यह सुनकर शॉक हो जाता है। वह सरप्राइज्ड है कि एरन को अभी भी यूरिन रॉक्स पर यकीन है, जबकि वह, जो उसका फादर है, पहले ही गिव अप कर चुका है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स एरन को कहता है कि वह बेसिकली अपनी होप एक ऐसी चीज पे लगा रही है जो शायद कभी सच न हो। मार्कस विलिंगटन रॉक्स को रिग्रेट होता है कि उसने एरन को नाइट की तरह अपनी लाइफ जीने नहीं दी और उसे यूरिन रॉक्स के साथ असाइन कर दिया। इस सब के बावजूद जो मार्कस विलिंगटन रॉक्स कह रहा है, एरन अपने दिल में अभी भी मानती है कि यूरिन रॉक्स डिफरेंट है। वह इस फीलिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन वह बस जानती है। अगला दिन एरन शॉक्ड हो जाती है जब वह यूरिन रॉक्स को ट्रेनिंग हॉल के बारे में पूछते हुए सुनती है, क्योंकि वह अपनी बॉडी एक्सरसाइज करना चाहता है। एरन को अपने कानों पर बिलीव नहीं होता जब यूरिन रॉक्स डिमांड करता है कि वह उसे ड्रिल हॉल तक ले जाए। यूरिन रॉक्स एरन का रिएक्शन नोटिस करता है और उससे पूछता है कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। यूरिन रॉक्स ने पहले ही फिगर आउट कर लिया है कि क्रिएटर्स आई से वह स्टैट्स देख सकता है, लेकिन सिचुअन टांग क्लैन को कैसे अनलॉक करना है ये उसे अभी तक नहीं पता। यूरिन रॉक्स अस्यूम करता है कि उसकी ओबेसिटी शायद उसके रास्ते में आ रही है, इसलिए वह तब तक अपनी बॉडी एक्सरसाइज करना चाहता है जब तक वह इसका कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेता। जब वह और एरन मैंशन से गुजर रहे होते हैं तो यूरिन रॉक्स गार्डन का बड़ा साइज देखकर इंप्रेस्ड होता है और उसे बहुत से बड़े स्टेडियम से कंपेयर करता है। कुछ मिनट्स चलने के बाद ही यूरिन रॉक्स को गर्मी लगने लगती है। वह अपने रूम में वर्कआउट करने का सोचता है, लेकिन वह जानता है कि वह गिव अप कर देगा और सो जाएगा, क्योंकि वहां बेड उसके सामने होगा। यूरिन रॉक्स ये बात जानता है कि वह अपने रूम में वर्कआउट नहीं कर सकता। वह कुछ वर्कर्स और नौकरों के पास से गुजरते हैं। आई ऑफ द क्रिएटर की वजह से वह देख पाता है कि वे उसके बारे में क्या सोचते हैं। हर सर्वेंट जिससे वह मिला है या तो उसे डिसलाइक करता है या फिर उसे एक्सट्रीमली हेट करता है। यूरिन रॉक्स इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि यूरिन रॉक्स एक पीस ऑफ क्रैप था जिसने मैंशन में सबको जलील किया था। थोड़ी देर बाद वे 3rd ट्रेनिंग हॉल पर पहुंचते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो यूरिन रॉक्स की सांस पहले ही फूल चुकी होती है। एरन उसे बताती है कि नाइट 2nd और 1st ट्रेनिंग हॉल यूज करते हैं, इसलिए 3rd ट्रेनिंग हॉल खाली है। ट्रेनिंग हॉल में एंटर करते ही उन्हें पता चलता है कि वहां कोई ट्रेनिंग सेशन कर रहा है। वह उस बंदे की एफिनिटी चेक करता है और रियलाइज करता है कि वह सबसे वर्स्ट है जिससे वह अब तक मिला है। वह बंदा उसे सिर्फ डिसलाइक ही नहीं करता, बल्कि उसे हेट करता है और उसे मार देना चाहता है। वह बंदा रेका ओलियन है और जैसे ही वह यूरिन रॉक्स को देखता है, ग्रीट करने के लिए उसकी तरफ आना शुरू कर देता है। वह एरन के सामने कूल भांता है, लेकिन एरन अंदर से जानती है कि वह बंदा उसकी गर्दन से उसका सिर उतारने के लिए वेट नहीं कर सकता। रेका ओलियन यूरिन रॉक्स से पूछता है कि वह ट्रेनिंग यार्ड में क्यों आया है, लेकिन यूरिन रॉक्स गुस्से में आ जाता है और उस लड़के का नाम लेता है। रेका ओलियन स्माइल करता है। यूरिन रॉक्स को कहता है कि उसे नहीं पता था कि वह उसे अभी भी याद करता है। यूरिन रॉक्स को सच में रेका ओलियन याद नहीं है और वह एरन को साइड में बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या उसके और रेका ओलियन के बीच कुछ हुआ था। एरन सरप्राइज्ड है कि यूरिन रॉक्स को याद नहीं कि उसने क्या किया था। कुछ साल पहले यूरिन रॉक्स के फादर ने उसे फोर्स किया था कि वह ट्रेनिंग करे। यूरिन रॉक्स इस बात से गुस्सा था और उसने रेका ओलियन को बुलाया। रेका ओलियन तब एक ट्रेनी था। यूरिन रॉक्स विलन की तरह रेका ओलियन के चेहरे पर निशान डाल देता है और साथ ही अजीब तरह से हंसता है। यूरिन रॉक्स के यह करने के बाद उसके फादर ने उसे ट्रेन करने के डिसीजन से गिव अप कर दिया था। यह सुनकर यूरिन रॉक्स को रियलाइज होता है कि उसका ओल्ड सेल्फ सच में एक ट्रैशी डूड था। यूरिन रॉक्स वहां बैठकर यह देखने के लिए रेडी नहीं है कि रेका ओलियन उसके साथ क्या करेगा। वह सोचता है कि वह वहां से भाग जाए। वह एरन से पूछता है कि क्या कोई और ट्रेनिंग हॉल है जिसे वह अकेले यूज कर सके। एरन बताती है कि एक 4th हॉल है, लेकिन वह बहुत दूर है और वहां का इक्विपमेंट पूर है। एरन कहती है कि वह ज्यादातर एक खाली एम्प्टी फील्ड है, लेकिन यूरिन रॉक्स कहता है कि उसे एग्जैक्टली वही चाहिए।
क्योंकि वह वेट लॉस करना चाहता है और प्रॉपर वे में करना चाहता है। ये रियलाइज करते हुए कि वह उसका माइंड चेंज नहीं कर सकती, उसके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय उसे फोर्थ ट्रेनिंग हॉल तक ले जाने के। वे ट्रेनिंग यार्ड पर पहुंचते हैं और यूरिन रॉक्स सरप्राइज्ड होता है जब उसे टेबल पर थ्रोइंग नाइव्स मिलती है। यूरिन रॉक्स को याद आता है कि सिचुआन टांग क्लैन थ्रोइंग नाइव्स और स्मॉल वेपन्स में एक्सपर्ट है। वह एक नाइफ उठाता है, होप करता है कि वह इसके साथ कुछ अच्छा कर सके। यूरिन रॉक्स उसे स्किलफुली उठाता है और पूरी जोर से नाइफ फेंकता है, लेकिन नाइफ टारगेट तक पहुंचने से पहले ही गिर जाती है। यूरिन रॉक्स इस बात से एम्बैरेस्ड हो जाता है और वह एरन की तरफ मुड़कर देखता है। उससे कहता है कि उसने तो नाइफ बस फन के लिए फेंकी थी और उसमें कुछ सीरियस बात नहीं थी। यूरिन रॉक्स रियलाइज करता है कि सबसे पहले उसे अपनी स्टैमिना पर वर्क करना होगा। वह डिसाइड करता है कि ट्रेनिंग यार्ड के चक्कर लगाने से मदद मिलेगी। एरन बस वहीं खड़ी उसे देखती रहती है जब वह अपने आप को एम्बैरेसिंग मोमेंट से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। यूरिन रॉक्स यार्ड के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। एरन ने यूरिन रॉक्स से कहा कि वह जैसे चाहे ट्रेनिंग कर सकता है, लेकिन यूरिन रॉक्स तो ट्रेनिंग ग्राउंड पर 2-3 चक्कर लगाने के बाद ही बेहोश होने वाला था। बाद में उसके फादर मार्कस विलिंगटन रॉक्स को पता चला कि यूरिन रॉक्स ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है, जिससे वह शॉक हो गया, लेकिन उसे लगा कि यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हैरानी की बात यह थी कि यूरिन रॉक्स 3 हफ्ते बाद भी ट्रेनिंग कर रहा था। मार्कस विलिंगटन रॉक्स को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बेटे ने शुरू से लेकर आज तक एक भी दिन की ट्रेनिंग स्किप नहीं की। सिर्फ 3 हफ्ते की कांस्टेंट ट्रेनिंग में ही यूरिन रॉक्स ने काफी वेट लॉस कर लिया था और उसकी अपीयरेंस बहुत बदल गई थी। मार्कस विलिंगटन रॉक्स अब प्राउड फील कर रहा था और आखिरकार उसने यूरिन रॉक्स को अपना बेटा बुलाना शुरू कर दिया। मार्कस विलिंगटन रॉक्स को रियलाइज हुआ कि बॉडी फैट के बिना यूरिन रॉक्स बहुत हैंडसम लगता है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स सोच रहा था कि क्या उसके सन ने सच में अपने तरीके बदल लिए हैं। खुद यूरिन रॉक्स भी अपने रूम में मिरर के सामने खुद को देखकर खुश हो रहा था। उसे लगा कि उसने सच में काफी वेट कम कर लिया है, पर इतना सब होने के बाद भी सिचुआन टांग क्लैन ट्रेट अभी तक अनलॉक होने को तैयार नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वह 1 मंथ और वेट करेगा और अगर तब तक यह अनलॉक नहीं हुआ तो वह प्रोटैगनिस्ट के लिए जो कुछ भी जरूरी है वह सब चोरी कर लेगा। तभी एरन यूरिन रॉक्स के लिए खाना लेकर रूम में एंटर होती है। ये मील चीरिन सूप के नाम से जानी जाती है, जो कि बहुत यूजफुल है। ये एक न्यूट्रिशियस स्टैमिना डिश है जो फैट बर्न करने और मसल बिल्ड करने के लिए एक्सेलेंट है। रॉक्स फैमिली में नेचुरल है कि वे हर ट्रेनिंग सेशन के बाद यह खाते हैं। यूरिन रॉक्स को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे दोबारा चीरिन सूप खानी पड़ेगी। एरन ने उससे पूछा कि क्या वह अभी से सूप से तंग आ गया है। यूरिन रॉक्स ने अग्री किया और मेंशन किया कि वह 3 हफ्ते से स्ट्रेट ये सूप ही खा रहा है और कुछ नहीं खाया। एरन ने उसकी आंखों में देखा और एक स्केरी लुक के साथ उससे पूछा कि वह असल में चाहता क्या है। वह जानना चाहती थी कि क्या उसकी डिजायर एक नाइट बनना है या सिर्फ वेट लूज करना। यूरिन रॉक्स ने डिक्लेयर किया कि वह एक नाइट बनना चाहेगा, तो एरन ने उससे बोला कि उसके पास चीरिन सूप खाने के सिवा कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि हेड ऑफ द हाउस भी ट्रेनिंग के बाद यही सूप खाते हैं। एरन ने यूरिन रॉक्स को कंप्लेन करना बंद करने और बस सूप खाने को कहा। एरन की लेक्चर के बाद यूरिन रॉक्स के पास अग्री करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। यूरिन रॉक्स को सूप से कंफर्टेबल फील नहीं होता, पर उसे पता है कि इन 3 हफ्ते में इस सूप ने उसकी बहुत हेल्प की है। यूरिन रॉक्स ने डिसाइड किया कि वह सूप खाता रहेगा जब तक वह फाइनली तंग नहीं आ जाता। उसने प्लेट से एक फुल स्पून उठाया और जैसे ही उसने उसे च्यू किया, उसे कुछ स्ट्रेंज लगा। उसने फिगर आउट किया कि सूप का टेस्ट हर रोज से बहुत डिफरेंट है, लेकिन वह खाना कंटिन्यू रखता है जब तक स्टेटस विंडो अचानक से ओपन नहीं हो जाती। यूरिन रॉक्स को यह बताते हुए कि उसने पॉइजन हासिल की है। यूरिन रॉक्स यह देखकर शॉक में आ गया, पर यह तो एक ब्लेसिंग निकली क्योंकि इसने सिचुआन टांग क्लैन को अनलॉक करने की कंडीशन पूरी कर दी। यूरिन रॉक्स ने ऊपर देखा और स्माइल किया, क्योंकि उसे पता था कि यह उसकी ग्रेट जर्नी की शुरुआत है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स हमेशा की तरह अपनी विंडो पर खड़ा अपने ग्रेट सन को देखकर खुश हो रहा था। तभी किसी ने डोर नॉक किया और मार्कस विलिंगटन रॉक्स ने उन्हें अंदर आने का ऑर्डर दिया। वह उसकी सेकंड वाइफ केना निकली और वह उनके लिए टी लाई थी। उसने नोटिस किया कि उसका हस्बैंड किसी चीज को घूर रहा था और उससे पूछा कि वो क्या घूर रहा है, और उसने झूठ बोला कि वह उस खूबसूरत गार्डन को देख रहा था। केना ने फिर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और अपनी तारीफ करते हुए कहा कि वह ही इस गार्डन का खास ख्याल रख रही है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और केना से कहा कि उसकी स्किल्स बहुत इंप्रेसिव हैं। तभी केना अपनी फीमेल इंस्टिंक्ट्स पर चली गई और मार्कस विलिंगटन रॉक्स के पास आकर उसे पीछे से हग कर लिया। उसने हग करते हुए उससे पूछा कि वह अपने सन कॉलिन को एयर कप बनाने का प्लान कर रहा है, जैसा उसने पहले मेंशन किया था। केना ने बताया कि मार्कस विलिंगटन रॉक्स को यह काम जल्दी से करना चाहिए, क्योंकि उसने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था। मार्कस विलिंगटन रॉक्स ने तब उसे शॉक दे दिया। उसने केना से कहा कि जितना उसने सोचा था इसमें उसे ज्यादा टाइम लग सकता है। केना और सीरियस हो गई और मार्कस विलिंगटन रॉक्स को याद दिलाया कि उसने प्रॉमिस किया था कि वह कॉलिन को 1 मंथ के अंदर एयर बना देगा। मार्कस विलिंगटन रॉक्स ने एडमिट किया कि उसने ये कहा था, पर केना को बताया कि उसने जरूर सुना होगा कि यूरिन रॉक्स अचानक सुधर गया है। चूंकि यूरिन रॉक्स बड़ा बेटा है, मार्कस विलिंगटन रॉक्स को लगता है कि यूरिन रॉक्स एक अच्छा सक्सेसर बन सकता है। केना ने एक फेक स्माइल पहनी और अपने हस्बैंड से कहा कि उसने भी यूरिन रॉक्स के सडन चेंज के बारे में सुना है। उसने कहा कि वह खुश है कि यह लड़का आखिरकार सुधर रहा है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स हंसने लगा और केना से बोला कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी वाइफ की मार से वह सुधर गया।
केना ने फिर सक्सेसर के टॉपिक पर वापस आते हुए मार्कस विलिंगटन रॉक्स से पूछा कि अब उसका क्या प्लान है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स ने कहा कि यूरेन रॉक्स को ट्रेनिंग करते हुए सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं और वह डिसीजन लेने से पहले उसे थोड़ा और देखना चाहता है। लेकिन उसने केना से प्रॉमिस किया कि अगर यूरेन रॉक्स अपने पुराने तरीकों पर वापस चला गया तो वह तुरंत एयर की पोजीशन कॉलिन को दे देगा। यह सुनने के बाद केना मुड़ गई और जाते हुए अपने हस्बैंड से कहा कि वह बेडरूम में उसका वेट करेगी। वह रूम से बाहर निकली और गुस्से में पागल होकर वह जमीन पर गिरते गिरते बची और उसने कसम खाई कि वह यूरिन रॉक्स को दिखाएगी कि वह क्या कर सकती है। यूरिन रॉक्स को आखिरकार रियलाइज हुआ कि सिचुआन टैंक क्लैन के एक्सेस को अनलॉक करने की कंडीशन पॉइजन हासिल करना थी और उसने अभी अभी वही किया है। उसने फिर स्टेटस विंडो को घूरा यह जानने के लिए कि उसे दी गई सूप में क्या डाला गया था। सूप में एक खास हर्ब डाली गई थी और इसकी वजह से पैरालिसिस होता है। ये एक मेडिसिनल हर्ब है पर इसमें थोड़ा टॉक्सिन भी होता है। एडल्ट्स के लिए ये हर्ब स्मॉल क्वांटिटीज में हार्मलेस होती है पर इसका लगातार यूज पैरालिसिस की तरफ ले जाता है और फिर टारगेट को मार देता है। यूरिन रॉक्स अभी भी स्टेटस स्क्रीन को घूर रहा था जब एरन रूम में एंटर हुई। उसने यूरिन रॉक्स से पूछा कि क्या वह अब फूड में इंटरेस्टेड नहीं है। यूरिन रॉक्स ने माफी मांगी और जल्दी जल्दी सूप खाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में अब भी ये क्वेश्चन था कि फूड में पॉइजन किसने डाला होगा। उसे यकीन था कि पॉइजन से उसकी डेथ नहीं हो सकती, पर उसे पता था कि स्टोरी लाइन में कुछ तो चेंज हुआ है। तभी उसे रियलाइज हुआ कि कॉलिन को अभी तक एयर नेम नहीं किया गया है, जो स्टोरी में इस टाइम के आसपास हो जाना चाहिए था। वह सोच रहा था कि क्या उसके ट्रेनिंग शुरू करने की वजह से एयर का नेमिंग डिले हुआ और जिस बंदे ने फूड में पॉइजन डाला है वह उसे पसंद नहीं करता और मोस्ट लाइकली कॉलिन्स कैंप से है। जब उसने खाना पूरा कर लिया, सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म किया कि वीक पैरालिसिस पॉइजन उसके लिए अनलॉक हो गया है। यूरिन रॉक्स एरन की तरफ मुड़ा और उससे कहा कि उसने मील फिनिश कर लिया है और यह इतना अच्छा था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। यूरिन रॉक्स ने एरन से कहा कि उसे थोड़ा टाइम अकेला चाहिए और एरन बिना किसी आर्ग्यूमेंट के रूम से चली गई और यूरिन रॉक्स को रेस्ट करना था। जब एरन चली गई, यूरिन रॉक्स मिरर के सामने खड़ा हो गया और डिमांड किया कि सिचुआन टैंक क्लैन उसे अपीयर हो। तभी यूरिन रॉक्स के स्टैट्स उसके सामने अपीयर हो गए। उसने कुछ स्किल्स हासिल की थी जिसमें माइल्ड पॉइजनिंग भी शामिल थी, पर उसका ओवरवेट स्टेटस अभी भी रिमेन था। इसके अलावा उसका सिंक रेट गिरकर 97% हो गया था। यूरिन रॉक्स ने फिर और ट्रेड्स पर फोकस किया और उसे रियलाइज हुआ कि अभी भी बहुत सारे ट्रेड्स लॉक्ड हैं। वह अभी तक सबसे पावरफुल टेक्निक्स एक्सेस नहीं कर सकता था क्योंकि उनके लिए दूसरी कंडीशंस का पूरा होना जरूरी था। यूरिन रॉक्स उन पॉइजन्स के नंबर देखकर हैरान हो गया जो उसके लिए अवेलेबल थे और पैनल पे लास्ट लेवल 30 था। लेवल 30 तक पहुंचने के लिए उसे उसके ऊपर के लेवल्स अनलॉक करने की जरूरत थी, लेकिन बेसिक 1 को अनलॉक करने के लिए उसे एक इनर टेक्निक चाहिए थी। यूरिन रॉक्स को रियलाइज हुआ कि टैंक क्लैन असल में इंटरनल एनर्जी का यूज पॉइजन चलाने के लिए करता है। उसने फिर मार्शल आर्ट्स सेक्शन चेक किया जहां उसे पता चला कि वह 4 अवेलेबल टेक्निक्स में से एक चूज कर सकता है। वहां डार्क पॉइजन आर्ट्स, थंडर नीडल आर्ट्स, 1000 वेनम्स और डिवाइन एनर्जी थे। यूरिन रॉक्स को तुरंत अपने लिए सही चॉइस पता चल गई क्योंकि वह टैंक क्लैन स्टोरी का बहुत बड़ा फैन था। डार्क पॉइजन आर्ट्स पॉइजन पर फोकस करता है, जबकि थंडर नीडल आर्ट्स हिडन वेपन्स पर फोकस करता है। डिवाइन एनर्जी को मास्टर करने में ज्यादा टाइम लगता है, पर यह विल्डर को पॉइजन और हिडन वेपन्स दोनों में मास्टरी तक पहुंचने की परमिशन देता है। बिना 2 बार सोचे उसने 1000 वेनम्स डिवाइन एनर्जी पिक किया। जिस पल उसने अपनी चॉइस बनाई, उसने अपने बॉडी में एक अजीब सी एनर्जी सर्कुलेट होते हुए फील की और उसे रियलाइज हुआ कि उसे तुरंत इस एनर्जी को सर्कुलेट करना चाहिए। उसने अपनी शर्ट उतारी और मेडिटेट करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही उसे अपनी पूरी बॉडी में एक अजीब सा फ्लो महसूस हुआ। उसे ये रियलाइजेशन हुआ कि जो एनर्जी वह फील कर रहा है वह ची है। उसने इसे सही मेरिडियंस के जरिए गाइड करना शुरू कर दिया ताकि वह इसे डैंटियन में स्टोर कर सके और इंटरनल स्ट्रेंथ बना सके। यूरिन रॉक्स बिना रियलाइज किए पूरी रात इसी पोजीशन में रहा। हालांकि वह सोया नहीं, उसने टायर्ड महसूस नहीं किया। उसकी बॉडी भी बिना उसके रियलाइजेशन के चेंज हो चुकी थी। यूरिन रॉक्स ची को इतना कॉन्सेंट्रेट कर पाया था कि अब वह इसे हर जगह फील कर रहा था। वह तो अपनी विंडो के बाहर कितने बर्ड्स हैं बिना देखे भी बता सकता था। यूरिन रॉक्स ने अपनी 1000 वेनम्स डिवाइन एनर्जी चेक की और उसे पता चला कि वह करंटली 1 स्टार लेवल पर है, जो उसे टोटल पावर का 10% देता है। अचानक एक जानी पहचानी ऑरा उसके डोर की तरफ बढ़ी और जब डोर खुला तो वह एरन ही निकली। एरन रूम में एंटर हुई और यूरिन रॉक्स को बेड पर मेडिटेट करते हुए पाया। वह सरप्राइज हुई जब उसे रियलाइज हुआ कि यूरिन रॉक्स पूरी रात सोया नहीं। उसने यूरिन रॉक्स से कहा कि यह बहुत डेंजरस है। उसने सजेस्ट किया कि यूरिन रॉक्स को आज रेस्ट करना चाहिए, पर यूरिन रॉक्स ने मना कर दिया और एरन से कहा कि वह ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। यूरिन रॉक्स ने एरन को बताया कि वह बहुत ग्रेट फील कर रहा है और टॉप कंडीशन में है, इसलिए उसे ट्रेनिंग करनी है। एरन फिर ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए बाहर चली गई, लेकिन उसने नोटिस किया कि यूरिन रॉक्स अब बल्कड अप हो रहा है। जब यूरिन रॉक्स ट्रेनिंग यार्ड पहुंचा और यूरिन रॉक्स ने थ्रोइंग नाइव्स में से एक उठाया, वह टारगेट के सामने खड़ा हो गया और उसे हैरान करने के लिए उसकी आंखों के सामने एक क्रॉस हेयर अपीयर हो गया, बिल्कुल एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम की तरह। इसकी वजह से वह टारगेट पर प्रिसाइसली एम कर पाया और उसने नाइफ को अपनी पूरी स्ट्रेंथ से फेंका, जबकि एरन उसे देख रही थी। नाइफ अल्टीमेट प्रिसीजन के साथ टारगेट को लगा, जिससे एरन शॉक हो गई।
ऐसा करने से यूरिन रॉक्स ने टैंक क्लैन के हिडन वेपन्स को अनलॉक कर लिया। एरन खुद को रोक नहीं पाई और यूरिन रॉक्स के पास आई और उससे पूछा कि उसने अभी अभी क्या किया। यूरिन रॉक्स ने शो नहीं किया। एरन से कहा कि उसे भी आइडिया नहीं है कि क्या हुआ। उसे लगता है कि पिछले मंथ की ट्रेनिंग का रिजल्ट अब दिखना शुरू हो रहा है। एरन को यकीन नहीं था कि ऐसा हो सकता है। यूरिन रॉक्स को रियलाइज हुआ कि यह पहली बार होगा जब वह एरन को पूरी तरह हैरान देखेगा और उसने सजेस्ट किया कि वह नाइफ को एक बार और थ्रो करके देखे। जब भी वह कुछ थ्रो करता था, यूरिन रॉक्स को अपने बॉडी से एक फायरी इनर एनर्जी निकलती हुई फील हो रही थी। इसके साथ उसने एक और बेहतर पोज लिया और नाइफ फेंका, और भी फास्टर और स्ट्रॉन्गर। नाइफ टारगेट के राइट बीच में लगी और उसे क्रैक कर दिया, जिससे एरन पूरी तरह स्टन्ड रह गई। एरन ने सीधा यूरिन रॉक्स को देखा और उसे बताया कि उसने अभी अभी टारगेट बोर्ड हिलाकर रख दिया। यूरिन रॉक्स बस स्माइल करता रहा, पर उसे पता था कि उसकी आंखों में क्रॉसहेयर का अपीयर होना उसके लिए बेसिकली एक चीट कोड था। यूरिन रॉक्स को एक FPS गेम जिसका नाम बैटल अटैक था बहुत पसंद था और उसने उस गेम के लिए एक कैफे टूर्नामेंट में फर्स्ट पोजीशन भी अचीव की थी। एरन चिल्लाई और यूरिन रॉक्स से पूछा कि उसने अभी अभी क्या किया। यूरिन रॉक्स ने क्वेश्चन इग्नोर किया और एरन से पूछा कि क्या वह उसमें कुछ फील कर पा रही है। एरन ने सोचकर आंसर दिया और कहा कि उसने कल से काफी वेट कम कर लिया है। जब उसने वेट की बात की तो यूरिन रॉक्स शॉक हो गया। एरन ने फिर कहा कि यूरिन रॉक्स हर दिन ट्रेनिंग कर रहा है और सूप खा रहा है, जिसकी वजह से उसने बहुत वेट कम किया है, लेकिन वो कल रात से पूरा डिफरेंट लग रहा है। यूरिन रॉक्स ये सुनकर सरप्राइज था, पर सबसे जरूरी बात यह थी कि उसे रिलीफ मिला कि एरन उसकी बॉडी में फ्लो हो रही इनर एनर्जी को सेंस नहीं कर पाई। इसका बेसिकली ये मतलब है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ वह ही इनर एनर्जी का यूज कर सकता है और कोई दूसरा इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। इस कॉन्फिडेंस के साथ यूरिन रॉक्स को यकीन हो गया कि उसने इनक्रेडिबल पावर हासिल कर ली है और उसने प्रैक्टिस करते रहने का डिसाइड किया। उसने नाइव्स उठाए और टारगेट को प्रिसीजन से हिट करने के लिए उन्हें थ्रो करना शुरू कर दिया। एरन ये देखकर शॉक हो गई और आखिरकार वो आगे बढ़ी और खुद भी नाइव्स थ्रो करने की परमिशन मांगी। उसने एक नाइफ उठाया, अपना पोज लिया और उसे थ्रो किया, पर वह हैरान हो गई। नाइफ टारगेट से टकराकर बाउंस ऑफ हो गई। यूरिन रॉक्स हंसा और बोला कि उसे खुशी है कि एरन कोई तो ऐसी चीज है जो नहीं कर सकती। यूरिन रॉक्स ने फिर एक बार स्टेटस विंडो पर ग्लांस किया, जहां उसने देखा कि उसने स्ट्रेट कट अनलॉक कर लिया है। यह उसे ज्यादा फास्टर और स्ट्रॉन्गर थ्रो करने की परमिशन देता है, और वह भी सिर्फ मेमोरी ऑब्जेक्ट से नहीं, वह कोई भी चीज उठाकर उसे अल्टीमेट प्रिसीजन से थ्रो कर सकता है, जैसा वह अब नाइव्स के साथ कर रहा था। यूरिन रॉक्स ये देखकर सरप्राइज था और उसने बिना डिले किए इसे ट्राई करने का डिसाइड किया। एरन अभी भी खुद को कोस रही थी जब यूरिन रॉक्स ने उसे साइड हटने को कहा। एरन शॉक हो गई जब उसने यूरिन रॉक्स को एक टूटी हुई वुडन सोर्ड पकड़े देखा। यूरिन रॉक्स टारगेट के सामने खड़ा हो गया और उसने अपनी बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट की और स्ट्रेट कट स्किल का यूज करते हुए उसने डैमेज्ड वुडन सोर्ड फेंक दी। एरन की सबसे बड़ी हैरानी के लिए वुडन सोर्ड टारगेट को लग गई। एरन सदमे में चिल्लाई और उसने यूरिन रॉक्स से पूछा कि उसके वेन्स में किस तरह की पावर दौड़ रही है। यूरिन रॉक्स ने ऑकवर्डली रिप्लाई किया कि यह तो प्रैक्टिस की पावर है, पर एरन फूल नहीं थी और वह जानती थी कि यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यूरिन रॉक्स ने फिर एरन से एक फेवर मांगा। उसे पता था कि वह उसकी हर मूव की रिपोर्ट उसके फादर को करती है, पर उसने बेग किया कि वह इसके बारे में उसके फादर को फिलहाल न बताए। एरन इस बात पर आर्ग्यू करना चाहती थी, पर यूरिन रॉक्स ने पॉइंट आउट किया कि वह करंटली बहुत सारी चीजें टेस्ट आउट कर रहा है और उसने प्रॉमिस किया कि वह बाद में उसे सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। वह बस इतना चाहता था कि वह उसे चीजों को जगह पर लाने के लिए थोड़ा टाइम दे। एरन के पास अग्री करने के सिवा कोई चॉइस नहीं थी। उस दिन बाद में यूरिन रॉक्स ने एक वर्कर पेरू का पीछा किया, क्रिएटर्स आई का यूज करते हुए। उसे पता चला कि वह बंदा पॉइजन यूज करता है, पर उसके प्रति उसकी अफिनिटी न्यूट्रल है। यूरिन रॉक्स ने तुरंत फिगर आउट किया कि पेरू ही वह पर्सन है जिसको वह ढूंढ रहा था, क्योंकि वह ही अकेला ऐसा है जो आसानी से बिना किसी को पता चले उसके फूड में पॉइजन मिला सकता है। अपने हाथ से निकलते हुए एरो का यूज करते हुए यूरिन रॉक्स ने पेरू को टारगेट किया और उसने पेरू को एक पैरालिटिक पॉइजन से हिट किया जो एक ग्रीन ट्रेल छोड़ता हुआ गया। पेरू को पता चलने से पहले ही उसे हिट लग गई। वह जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया, जबकि यूरिन रॉक्स खुद पर प्राउड महसूस कर रहा था। स्टेटस विंडो की वजह से यूरिन रॉक्स देख सकता था कि पैरालिटिक पॉइजन का इफेक्ट 1 आवर तक रहेगा। यूरिन रॉक्स ने उस बेहोश बंदे को पकड़ा और उसे एक शांत वेयरहाउस में ले गया। जब वह बंदा आखिरकार होश में आया, उसने यूरिन रॉक्स को अपने सामने खड़ा देखा और यूरिन रॉक्स बहुत खतरनाक लग रहा था। यूरिन रॉक्स ने हल्की सी स्माइल दी और पेरू को पहले ही पता चल गया कि उसके साथ क्या होने वाला है। यूरिन रॉक्स ने फिर पेरू से कहा कि अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो उसके क्वेश्चंस का ऑनेस्टली आंसर दे। उसने पेरू से पूछा कि क्या वह वही शख्स है जिसने उसके सूप में पॉइजन डाला था। यूरिन रॉक्स ने पेरू को बोला कि अगर आंसर सही है तो वह एक बार ब्लिंक करे, पर अगर गलत है तो 2 बार ब्लिंक करे। उसने उससे दोबारा पूछा कि क्या वह ही वह शख्स है जिसने उसे पॉइजन दिया था, और पेरू ने एक बार ब्लिंक किया। उसने फिर अगला क्वेश्चन पूछा कि क्या वह पॉइजन हनयांग हर्ब था, और पेरू ने एक बार फिर ब्लिंक किया। यूरिन रॉक्स खुश था कि पेरू उसके साथ कोऑपरेट कर रहा है और वह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा, जहां उसने पेरू से पूछा कि क्या केना ने उसे पॉइजनिंग करने को कहा था। पेरू ने 2 बार ब्लिंक किया और बताया कि वह केना नहीं थी। यूरिन रॉक्स को गुस्सा आया और उसने एक नाइफ निकाली
पेरू से कहा कि वह दोबारा सोचे, क्योंकि अगर उसने झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा। यूरिन रॉक्स ने उसे बताया कि उसके पास चीजों को देखने और जानने का एक खास तरीका है। उसने कहा कि अगर उसने झूठ बोला तो वह उसका गला काट देगा। यूरिन रॉक्स ने फिर वह क्वेश्चन दोबारा पूछा और सरप्राइजिंगली पेरू ने अपना आंसर चेंज नहीं किया। उसने कहा कि ऑर्डर केना की तरफ से नहीं आया था। यूरिन रॉक्स ने फिगर आउट किया कि पेरू झूठ नहीं बोल रहा है, पर वह इस सोच में पड़ गया कि उसे पॉइजन देने का ऑर्डर किसने दिया होगा। यूरिन रॉक्स ने डिसाइड किया कि वह इसको बाद में पता करेगा और उसने एक पिल निकाली और पेरू से उसे स्वॉलो करने को कहा। उसने पेरू को बताया कि ये एक पैरालिटिक पॉइजन है और उस पिल को उसके मुंह में डाल दिया। जब पेरू ने उसे स्वॉलो कर लिया, यूरिन रॉक्स ने उसे बताया कि अब उसके पास सिर्फ 1 मंथ बचा है जीने के लिए। यूरिन रॉक्स ने पेरू से कहा कि अगर उसने 1 मंथ के अंदर एंटीडोट नहीं लिया तो उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स मेल्ट अवे हो जाएंगे। चूंकि पेरू मरना नहीं चाहता, यूरिन रॉक्स ने उससे कहा कि उसे अब उसके ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। पेरू डर के मारे कांपने लगा। उसे रियलाइज हुआ कि उसने खुद को एक मुसीबत में डाल दिया है। यूरिन रॉक्स ने फिर अपना हाथ पेरू के हेड पर रखा और अपनी पावर का यूज करते हुए पैरालिटिक पॉइजन को रिलीज कर दिया। इसके साथ पेरू आखिरकार हिल और बोल पाया। यूरिन रॉक्स ने फिर वह क्वेश्चन दोबारा पूछा, यह डिमांड करते हुए कि पेरू को उसे पॉइजन देने का ऑर्डर किसने दिया था। पेरू ने आखिरकार सच रिवील किया। उसने कहा कि यह ऑर्डर नाइट कैप्टन कैरॉक्स लिविंगस्टोन की तरफ से आया था। यूरिन रॉक्स ये सुनकर शॉक हो गया और पेरू ने रिवील किया कि कैरॉक्स यूरिन रॉक्स को 1 साल के अंदर बीमार करके मारने का प्लान कर रहा है। पता चला कि कैरॉक्स केना का ओल्डर ब्रदर है और उसे मार्किस से उसकी मैरिज की वजह से नाइट कैप्टन का रोल मिला था। यूरिन रॉक्स को रिलीफ मिला कि वह पूरी तरह गलत नहीं था, क्योंकि कैरॉक्स केना का ब्रदर है जो अपनी बहन की मदद कर सकता है। यूरिन रॉक्स ने फिर पेरू को एक पीस ऑफ पेपर दिया और उस पेपर पर पॉइजन्स की एक लिस्ट लिखी हुई थी। चूंकि पेरू पॉइजन्स के बारे में बहुत नॉलेजेबल है, यूरिन रॉक्स को लगता है कि वह ब्लैक मार्केट से उन्हें लाने में हेल्प कर सकता है। यूरिन रॉक्स ने पेरू को कैरॉक्स से वह मनी लेने को कहा जो उसे चाहिए और लिस्ट पर लिखे हर एक पॉइजन को जमा करने को कहा। यूरिन रॉक्स चाहता था कि पेरू सारे पॉइजन्स उसके पास लाए और उसने ऑर्डर दिया कि वह उस पॉइजन से स्टार्ट करे जो उसके पास पहले से है। पेरू शॉक हो गया और उसने यूरिन रॉक्स से पूछा कि उसे पॉइजन्स की क्या जरूरत है, पर यूरिन रॉक्स ने पेरू से कहा कि उसने उसे क्वेश्चंस पूछने की परमिशन कभी नहीं दी। पेरू ने जल्दी से माफी मांगी और यूरिन रॉक्स ने उसे जाने को कहा। रूम से जाने से पहले यूरिन रॉक्स ने पेरू से कहा कि उस पल से आगे उसे अपने फूड में ढेर सारा पॉइजन चाहिए। पेरू यह सुनकर हैरान रह गया। जब यूरिन रॉक्स अपने रूम में पहुंचा तो सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने पेरू को यह यकीन दिला दिया कि उसके सिस्टम में सच में पॉइजन है। जो चीज यूरिन रॉक्स ने उसे खिलाई थी वह सिर्फ सूखी पत्तियां थीं जिन्हें उसने इकट्ठा किया था। यूरिन रॉक्स को फिर रियलाइज हुआ कि उसके लिए सिचुआन टांगक्लैन मार्शल आर्ट्स सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है और उसे रेडी रहने की जरूरत है। अगली रात पेरू यूरिन रॉक्स से मिलने आया ताकि उसे वह पॉइजनस हर्ब्स दिखा सके जो उसके पास थे। उसने उन्हें टेबल पे रखा और यूरिन रॉक्स ने उन्हें अच्छे से देखा। पहला हान यांग हर्ब था, दूसरा येक्रोप का था। उनके बीच में जो लीफ थी उसे वुडन वेन लीफ कहते हैं। पेरू शॉक था कि यूरिन रॉक्स सारे पॉइजन्स को ऐसे जानता है जैसे वह एक आम सी चीज है। पेरू को पता नहीं था कि यूरिन रॉक्स स्टेटस विंडो के जरिए उनके नाम देख सकता है। यूरिन रॉक्स ने पेरू से पूछा कि उसके पास दूसरे पॉइजन्स क्यों हैं जब वह उसे सिर्फ हान यांग हर्ब से आसानी से किल कर सकता था। पेरू ने बताया कि हान यांग हर्ब में बहुत टाइम लगता है और एक बार जब रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है तो ये और ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन जब हान यांग हर्ब के सिम्टम्स शुरू हो जाएं तो येक्रोपका को मिक्स करने से इसका असर बढ़ जाता है। जब पॉइजन्स कंबाइन किए जाते हैं तो वह और भी डेडली हो जाते हैं। यूरिन रॉक्स ने फिर पेरू से पूछा कि उसने पॉइजन्स के बारे में ये सब कैसे सीखा और उसने रिवील किया कि जब वह 8 साल का था तो उसे लिविंगस्टोन फैमिली को बेच दिया गया था और उसने वहां एक पॉइजन मास्टर के अंदर ट्रेनिंग की थी। यूरिन रॉक्स ने उससे पूछा कि क्या लिविंगस्टोन में पेरू जैसे और भी लोग हैं। उसने रिप्लाई किया कि वह पहले ड्वेन्स किड्स थे, पर वह सब मर गए और सिर्फ वही जिंदा बचा। यूरिन रॉक्स को सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि जिन किड्स की एफिनिटी पॉइजन के लिए लो होती है वह टॉक्सिन्स के एक्सपोजर से मर जाते हैं, पर उसने नोटिस किया कि पेरू लिविंगस्टोन फैमिली से नफरत करता है। उसने इसका यूज अपने फायदे के लिए करने का प्लान किया। अपनी डिस्कशन के बाद यूरिन रॉक्स ने पेरू की तारीफ की कि उसने अच्छा काम किया और उसे बताया कि वह आज के लिए फ्री है। पेरू के जाने के बाद यूरिन रॉक्स फिर पॉइजनस हर्ब्स को खाने लग गया। जैसे ही वह उन्हें खाता गया उसे स्टेटस स्क्रीन से नोटिफिकेशंस आते गए, लेकिन वह जल्दी ही अपनी लिमिट पर पहुंच गया और सिस्टम ने उसे ब्रीदिंग मेडिटेशन करने को कहा। यूरिन रॉक्स ने सिस्टम की सजेशन मानी और मेडिटेट करते हुए वह पेन को कंट्रोल करने लग गया। अगली सुबह एरन रूम में एंटर हुई और यूरिन रॉक्स को मेडिटेशन की स्टेट में पाया, लेकिन अब उसकी बॉडी एक परफेक्ट बॉडी बिल्डर की तरह हो चुकी थी। एरन जो देख रही थी उस पर शॉक थी, पर दूसरी तरफ यूरिन रॉक्स ने 1000 वेनम्स एनर्जी को स्टेज 2 तक अपग्रेड कर लिया था। इस प्रोसेस में उसने बहुत सारी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स और पॉइजन टेक्निक्स भी हासिल की थी। एरन अभी यूरिन रॉक्स की बॉडी के बारे में बात करने ही वाली थी कि उसने रूम में कुछ सड़ा हुआ सा महसूस किया। यूरिन रॉक्स को एरन ने बताया, ये समझ नहीं आ रहा कि वह अनप्लेजेंट स्मेल के पीछे की वजह क्या है। जब किसी की इनर एनर्जी बढ़ती है और उनका मार्शल आर्ट्स लेवल अप होता है तो बॉडी एक ही बार में बहुत सारा वेस्ट रिलीज करती है। चूंकि रूम से स्मेल आ रही थी और पता चल रहा था कि यह उसी से आ रही है, यूरिन रॉक्स ने विंडो ओपन करने का ऑफर दिया,
पर एरन ने चिल्लाकर उसे डोर ओपन न करने को कहा। उसने यूरिन रॉक्स से उसके बजाय बाथरूम जाने को कहा। जब वह नहा चुका, यूरिन रॉक्स और एरन बाहर निकल गए। यूरिन रॉक्स को खुद पर बहुत प्राउड फील हुआ क्योंकि उसने एक नई स्किल सीख ली थी, सोरयोंग फुटवर्क। ये टैंग क्लैन से है और ये फास्ट मूवमेंट, असैसिनेशन और इवेजन के लिए एक परफेक्ट टेक्निक है। यूरिन रॉक्स खुश था कि वह ऐसी स्किल सीख रहा है जो सिर्फ वुक्शिया नॉवेल्स में दिखती है। यूरिन रॉक्स इतना खुश था कि जब वह रोड पर चल रहे थे तो वह ख्यालों में खो गया, जब तक एरन ने उसे रियलिटी में वापस नहीं लाया। एरन ने उससे पूछा कि वह अचानक ड्रंक की तरह क्यों चल रहा है। वह जानना चाहती थी कि क्या उसकी बॉडी ठीक नहीं है, पर यूरिन रॉक्स ने जल्दी से एरन को बताया कि वह ठीक है। इसके साथ वे दोनों आगे बढ़ते रहे, पर यूरिन रॉक्स अपनी नई मूव की प्रैक्टिस करना बंद नहीं कर पाया और रोड पर ड्रंक की तरह चलता रहा। एरन ने फिर उससे पूछा कि क्या वह सच में फर्स्ट ट्रेनिंग हॉल जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। एरन ने यूरिन रॉक्स को याद दिलाया कि ट्रेनिंग हॉल में बहुत सारे नाइट्स हैं, पर यूरिन रॉक्स ने एरन को बताया कि उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यूरिन रॉक्स ने क्लेम किया कि वह वहां सिर्फ यह देखने जा रहा है कि दूसरे नाइट्स अपनी डेली ट्रेनिंग सेशंस कैसे करते हैं। कुछ मोमेंट्स बाद वे ट्रेनिंग हॉल पहुंच गए और जैसा एक्सपेक्टेड था, वहां नाइट्स पागलों की तरह चिल्लाते हुए अपनी स्वॉर्ड स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। जब यूरिन रॉक्स और एरन ट्रेनिंग ग्राउंड में एंटर हुए तो वे शॉक हो गए। वे उस हैंडसम डूड को नहीं पहचान पाए जो एरन के पीछे था, क्योंकि वह बहुत चेंज हो चुका था। आखिरकार उन्हें रियलाइज हुआ कि जिसे वे देख रहे हैं वह यूरिन रॉक्स लॉर्ड सन है। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि यूरिन रॉक्स ने ट्रेनिंग के दौरान इतना वेट कैसे कम कर लिया। नाइट्स को लगता है कि यूरिन रॉक्स ने अपना वेट कम करने के लिए किसी तरह की सॉर्सरी का यूज किया है। जब वे आपस में आहिस्ता से बात कर रहे थे, यूरिन रॉक्स अपनी इनर एनर्जी की वजह से उन सबको साफ सुन सकता था। एरन ने फिर उनके सामने एक बड़े से ड्यूड की तरफ पॉइंट किया। उसने यूरिन रॉक्स को बताया कि वह एक ट्रेनी नाइट है, लेकिन अपने अच्छे फॉर्म की वजह से वह जल्दी ही जूनियर नाइट बन जाएगा। यूरिन रॉक्स ने करीब से देखा और जल्दी ही रियलाइज किया कि वह ड्यूड क्राइड्स है। वह नॉवेल के मेन कैरेक्टर का पार्ट है और वह बाद में प्रोटैगनिस्ट का एलाई बन जाता है। यूरिन रॉक्स को क्राइड्स की लाइफ के बारे में हीरो से मिलने से पहले पता नहीं था। यूरिन रॉक्स ये बात जानता था कि क्राइड्स मैंशन में है, क्योंकि ये बाद में उसके लिए एक अच्छी चीज साबित हो सकती है, लेकिन वह उस दिन किसी और चीज पे फोकस कर रहा था। ट्रेनिंग हॉल के सारे नाइट्स उससे हेट करते थे और उनमें से ज्यादातर यूरिन रॉक्स को मार देना चाहते थे। यूरिन रॉक्स उन्हें घूर रहा था, यह सोचकर कि क्या वे उसके टेस्ट सब्जेक्ट्स बनेंगे। यूरिन रॉक्स ने एक सोर्ड उठाया और डिसाइड किया कि वह प्रोलॉन्ग्ड पॉइजन नामक से स्टार्ट करेगा। ये अभी लेवल 1 पर है और एक बार बॉडी में जाने के बाद यह सारे ऑर्गन्स और मूवमेंट्स में फैल जाता है। उसने पॉइजन को एक्टिवेट किया और रिमोटली एक नाइट को इससे हिट किया। वह नाइट जमीन पे गिर गया और उसके फ्रेंड्स ने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है। वे उससे पूछते हैं कि क्या उसे टॉयलेट जाने की जरूरत है, पर वह दर्द से जमीन पर रोल करते हुए मना करता है। नाइट्स को रियलाइज हुआ कि सिचुएशन कितनी खराब है और उन्होंने तुरंत प्रीस्ट को बुलाने को कहा। अचानक वह नाइट वापस खड़ा हो गया, कहते हुए कि दर्द चला गया है। दूसरे शॉक हो गए और वे सोचने लगे कि क्या वह बंदा सिर्फ उनके साथ मजाक कर रहा था। वह ड्यूड उन्हें ये बताने की कोशिश करता है कि वह फेक नहीं कर रहा था और उसे सच में दर्द हो रहा था, पर उनमें से कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। यूरिन रॉक्स ने देख लिया था कि ये कैसे वर्क करता है और उसने सोल किलिंग स्मोक ट्राई आउट करने का डिसाइड किया। ये एक स्मोक है जो एक सेट रेंज के अंदर इल्यूजन्स क्रिएट करता है, जिससे डर और कंफ्यूजन पैदा होता है। नाइट्स अभी भी अपने साथी पर दर्द फेक करने का इल्जाम लगाते हैं जब यूरिन रॉक्स ने उन्हें सोल किलिंग स्मोक से हिट किया। तुरंत इफेक्ट के रेंज में हर कोई परेशान हो जाता है। एक स्केरी मॉन्स्टर उनके सामने खड़ा है जो उन्हें खाने के लिए रेडी है। वे जमीन पर गिर जाते हैं, उनकी पैंट्स गीली हो जाती है, जबकि यूरिन रॉक्स थोड़ी डिस्टेंस से हंसता है। एरन दूसरी तरफ जो हो रहा है उससे कंफ्यूज थी। अफेक्टेड नाइट के लिए सिचुएशन और भी वर्स हो जाती है, क्योंकि उसके सामने कई मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं जो उसे परेशान करते हैं। जब यूरिन रॉक्स खुश हो गया, उसने इल्यूजन हटा दिया, क्योंकि वह नाइट्स का एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट होने का वेट नहीं करना चाहता था। उनमें आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है क्योंकि वे क्लेम करते हैं कि वे सब मॉन्स्टर्स लग रहे थे। यूरिन रॉक्स ने डिसाइड किया कि आज का दिन एक्सपेरिमेंट डे है, पर जिस तरह से चीजें हुई उससे वह खुश था। यूरिन रॉक्स ने फिर एरन से कहा कि उनके वापस जाने का टाइम हो गया है। एरन शॉक हो गई क्योंकि उन्होंने आने के बाद कोई भी मीनिंगफुल काम नहीं किया था। यूरिन रॉक्स ने क्लेम किया कि ट्रेनिंग हॉल में बहुत शोर है और उसने कहा कि वह इसके बजाय 4th ट्रेनिंग हॉल जाएंगे। कुछ मोमेंट्स बाद नौकरों में से एक ने आकर उन दोनों को इन्फॉर्म किया कि मैंशन में एक गेस्ट आया है। यूरिन रॉक्स सोचने लगा कि यह गेस्ट कौन है और उसे जल्दी ही पता चला कि उसकी फियांसे इलिया मार्कस उससे मिलने आई है। यूरिन रॉक्स का वेट करते हुए इलिया मार्कस ने पहले ही उनकी एंगेजमेंट कैंसिल करने का प्लान बना लिया था। जब यूरिन रॉक्स उस रूम में एंटर हुआ जहां वह वेट कर रही थी, इलिया मार्कस का फेस रेड हो गया और यूरिन रॉक्स को देखने से पहले उसने जो कुछ भी प्लान किया था वह सब उसके दिमाग से गायब हो गया और उसके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस आए। इलिया मार्कस को देखने के लिए रूम में एंटर होने से पहले यूरिन रॉक्स ने सिचुएशन को समझ लिया था। उसे पता था कि स्टोरी में इसी टाइम के आसपास इलिया मार्कस ने डिमांड किया था कि वे अलग हो जाएं, लेकिन नॉवेल का यूरिन रॉक्स उसे जाने से रोकता है। हालांकि इस बार इलिया मार्कस शॉक हो गई जब उसने यूरिन रॉक्स को देखा। उसने उससे पूछना शुरू कर दिया कि वह कौन है।
यूरिन रॉक्स इस क्वेश्चन से सरप्राइज था और उसने इलिया मार्कस को बताया कि वह यूरिन रॉक्स ही है। इलिया मार्कस अभी भी यकीन नहीं करना चाहती थी और वह परेशान हो जाती है, जबकि यूरिन रॉक्स बस उसे काम डाउन करता है और उससे कहता है कि बहुत टाइम हो गया। इलिया मार्कस ने एडमिट किया कि उसने सुना था कि यूरिन रॉक्स ने वेट लूज किया है, पर उसने माना था कि यह एक गलत रूमर है। इलिया मार्कस ने कहा कि उसके जाने के बाद से अभी 2 मंथ भी नहीं हुए हैं और वह सोचने लगी कि यूरिन रॉक्स इतने कम टाइम में इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया। यूरिन रॉक्स ने फिर रिवील किया कि वह इतना ज्यादा चेंज इसलिए हो पाया क्योंकि उसने सच में बहुत हार्ड ट्रेनिंग की है। इससे इलिया मार्कस शॉक हो गई और यूरिन रॉक्स ने कंटिन्यू किया, यह बताते हुए कि उसके हैंड्स पिटने के बाद उसने अपने लाइफ डिसीजंस पर दोबारा सोचना शुरू कर दिया और इसकी वजह से उसने चेंज होने का डिसाइड किया। इलिया मार्कस ने उससे पूछा कि क्या वह रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा है, पर यूरिन रॉक्स ने मना कर दिया। तभी यूरिन रॉक्स ने कुछ सरप्राइजिंग किया। वह अपने दोनों घुटनों पर आ गया और इलिया मार्कस का शुक्रिया अदा किया। इससे वह लेडी शॉक हो गई जो अपने मैन को घुटनों पर नहीं देख सकती थी। यूरिन रॉक्स ने रिवील किया कि वह अपने तरीके चेंज कर पाया, जो सब इलिया मार्कस की वजह से है। यूरिन रॉक्स ने इलिया मार्कस को बताया कि जो कुछ भी उनके बीच हुआ उसके लिए वह सच में माफी मांगना चाहता है, पर उसने बताया कि अगर वह एंगेजमेंट खत्म करना चाहती है तो वह उसे समझेगा। इलिया मार्कस यह देखकर शॉक हो गई, जिससे उसने यूरिन रॉक्स की आइडेंटिटी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। यूरिन रॉक्स ने एडमिट किया कि वह एक पीस ऑफ ट्रैश था और उसने इलिया मार्कस को दोबारा शॉक दे दिया। यूरिन रॉक्स जानता है कि जो कुछ भी हुआ वह उसकी गलती नहीं है, बल्कि उस इडियट की है जो बॉडी पहले इस बॉडी में था। हालांकि यूरिन रॉक्स की माफी मांगने की मेन वजह यह है कि इलिया मार्कस सिर्फ एक सिंपल हीरोइन नहीं है, बल्कि उसकी सोर्ड क्वीन ट्रेट उसके अपने ट्रेट के साथ उसे टाइम के साथ और स्ट्रॉन्गर बनाती जाती है। बाद में स्टोरी में वह हीरो को सेव करने में सक्सेसफुल रही और मेन विलेन को भी हराया। यह उसकी सोर्ड क्वीन ट्रेट की वजह से पॉसिबल हुआ। यूरिन रॉक्स को परवाह नहीं है कि अगर वे एंगेजमेंट खत्म कर देते हैं, रिलेशनशिप बस तब तक रहे जब तक वह इलिया मार्कस को अपना एलाई नहीं बना लेता। तभी इलिया मार्कस ने यूरिन रॉक्स से पूछा कि क्या वह अपनी कही हुई बात पर सीरियस है, और यूरिन रॉक्स बोलता है हाँ। लेकिन इलिया मार्कस के लिए यह काफी नहीं था, तो उसने यूरिन रॉक्स से बोला कि वह प्रॉमिस करे जो उसने कहा है। इलिया मार्कस ने अपना ऑरा छोड़ा, जिससे वह और ज्यादा डेंजरस लगने लगी जब उसने यह रिक्वेस्ट की। यूरिन रॉक्स को विश्वास नहीं हुआ कि इलिया मार्कस उसे अपने इस स्केरी ऑरा से डरा देगी, पर लगता है उसने ये सीन पहले भी कहीं देखा है। फिर इलिया मार्कस ने यूरिन रॉक्स से कहा कि वह वापस पहले जैसा नहीं बन जाएगा और अगर उसने प्रॉमिस तोड़ा तो इलिया मार्कस ही उसे मार देगी। ये सुनकर यूरिन रॉक्स शॉक्ड हो गया, क्योंकि ये तो वही लाइन थी जो इलिया मार्कस ने प्रोटैगनिस्ट से बोली थी, यूरिन रॉक्स से नहीं। फिर यूरिन रॉक्स ने इलिया मार्कस को दिखाया कि वह झूठ नहीं बोल रहा। उसने 1000 पॉइजन्स एक्टिवेट किए और उसके बॉडी की एनर्जी ने इलिया मार्कस के ऑरा को कंज्यूम कर लिया। तब यूरिन रॉक्स ने इलिया मार्कस से कहा कि वह प्रॉमिस करता है कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। इलिया मार्कस का चेहरा ज्यादा ब्लशिंग की वजह से रेड हो गया, पर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया और उसने यूरिन रॉक्स से कहा कि वह उस पर नजर रखेगी। उसने यूरिन रॉक्स को साफ बता दिया कि उसकी तरफ से एक और मिस्टेक हुई तो एंगेजमेंट खत्म। यूरिन रॉक्स शॉक्ड था कि इलिया मार्कस एंगेजमेंट तोड़ नहीं रही। जब इलिया मार्कस विलिंगटन रॉक्स से उनके चेंबर्स में मिली तो मार्कस विलिंगटन रॉक्स भी यूरिन रॉक्स की तरह शॉक्ड था जब उसे पता चला कि इलिया मार्कस एंगेजमेंट नहीं तोड़ेगी। मार्कस विलिंगटन रॉक्स को इलिया मार्कस से पूछना पड़ा कि वह एंगेजमेंट क्यों नहीं तोड़ रही है। इलिया मार्कस ने फिर बताया कि उसके फादर ने हमेशा उससे कहा है कि लोग कभी नहीं बदलते, और जब उसने रूमर सुनी कि यूरिन रॉक्स बदल गया है तो वह क्यूरियस हो गई। उसने सोचा कि क्या वह वापस वही वीक और काइंड यूरिन रॉक्स बन गया है जो वह बचपन में था, पर उसके लिए सबसे बड़ी सरप्राइज ये थी कि यूरिन रॉक्स बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन था। इसलिए इलिया मार्कस रिस्क ले रही है और यूरिन रॉक्स पर एक और बार ट्रस्ट कर रही है। लेकिन इलिया मार्कस ने मार्कस विलिंगटन रॉक्स को बता दिया कि अगर यूरिन रॉक्स कभी भी वापस पहले जैसा हो गया तो वह उसे मार देगी। मार्कस विलिंगटन रॉक्स ये सुनकर बेटर फील करता है और इलिया मार्कस से रिक्वेस्ट करता है कि वह यूरिन रॉक्स का अच्छे से ख्याल रखे। इलिया मार्कस खड़ी हुई जाने के लिए और मार्कस विलिंगटन रॉक्स ने उससे कुछ दिन रुकने को कहा, पर उसने रिफ्यूज कर दिया। उसने बताया कि उसने पहले ही अपने फादर को बता दिया था कि वह एंगेजमेंट तोड़ने आ रही है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स ने इलिया मार्कस से कहा कि जाने से पहले उसे कम से कम यूरिन रॉक्स को ट्रेनिंग करते हुए देख लेना चाहिए, पर इलिया मार्कस ने फिर से रिफ्यूज कर दिया, कहके कि वह उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती। उस दिन बाद में मार्कस विलिंगटन रॉक्स ने यूरिन रॉक्स को अपने रूम में बुलाया। जब यूरिन रॉक्स रूम में आया तो मार्कस विलिंगटन रॉक्स ने उसे तंग किया और पूछा कि वह कौन है। इससे पहले कि यूरिन रॉक्स गुस्सा करना शुरू करे, मार्कस विलिंगटन रॉक्स ने जल्दी से बताया कि वह बस उसे तंग कर रहा था। मार्कस विलिंगटन रॉक्स ने अपने बेटे के शोल्डर्स पर हाथ रखा और उसकी मेहनत की तारीफ की। मार्कस विलिंगटन रॉक्स ने यूरिन रॉक्स से पूछा कि क्या उसे पता है कि उसे क्यों बुलाया है, और यूरिन रॉक्स ने अपने फादर को कहा कि यह जरूर उसकी रात की ट्रेनिंग के बारे में होगा। उसका फादर खुश हुआ कि वह भी समझदार हो गया है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स को लगता है कि अब वक्त आ गया है कि यूरिन रॉक्स फैमिली की सोर्ड्समैनशिप सीखे। तभी यूरिन रॉक्स ने मार्कस विलिंगटन रॉक्स को बताया कि उसे नाइट ट्रेनिंग के इशू के बारे में एक जरूरी बात बतानी है। नाइट बनने के लिए ट्रेनिंग करने की बजाय यूरिन रॉक्स ने अपने फादर को शॉक कर दिया, बोल के कि वह सोर्ड्समैनशिप की जगह थ्रोइंग आर्ट्स सीखना चाहता है।
उसके फादर ने तुरंत कहा कि वह इसकी इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि यह तो थीव्स द्वारा यूज की जाने वाली एक चीप टेक्निक है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स ने क्लेम किया कि थ्रोइंग टेक्निक से वह एक नाइट के आर्मर को काट नहीं पाएगा, स्केरी मॉन्स्टर्स के बॉडीज की तो बात ही छोड़ दो। यूरिन रॉक्स ने तुरंत एक सजेशन रखी, अपने फादर से कहा कि उन्हें एक बेट लगानी चाहिए। वह चाहता है कि वे इस बात पर बेट लगाएं कि क्या वह बीस्ट या ऑर्क को डैगर से पकड़ सकता है या नहीं। मार्कस विलिंगटन रॉक्स यह सुनकर सोचता है कि यूरिन रॉक्स बस जिद कर रहा है। वह उससे कहता है कि एक वॉरियर की ब्लेड में ऑरा होना जरूरी है, तभी वह एक बोरक के स्केल्स को तोड़ पाएगी। मार्कस विलिंगटन रॉक्स को लगता है कि अगर यूरिन रॉक्स 100 साल तक भी ट्रेन करे तो भी उसकी थ्रोइंग नाइव्स बोरक स्केल्स को नहीं तोड़ पाएंगी, क्योंकि यह विलिंगटन की बिलीफ है। यूरिन रॉक्स उससे बेट लगाने के लिए कहता है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स यूरिन रॉक्स को बेट में शामिल करने का डिसाइड करता है और मार्कस विलिंगटन रॉक्स उससे पूछता है कि वह क्या वेजर लगाने का प्लान कर रहा है। यूरिन रॉक्स मार्कस विलिंगटन रॉक्स को बताता है कि अगर वह अपने डैगर से बोरक को हरा देता है तो यूरिन रॉक्स अपनी ट्रेनिंग खुद हैंडल करेगा, लेकिन अगर वह फेल होता है तो वह अपने फादर की बात मानेगा। इसके साथ ही दोनों ने अपनी बेट लगा ली। यूरिन रॉक्स थोड़ी रिलीफ के साथ अपने रूम में वापस आता है क्योंकि उसने सोचा कि एरन ने अभी तक उसके फादर को उसकी ट्रेनिंग के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि प्रैक्टिकल टेस्ट अगले दिन है। यूरिन रॉक्स सोचता है कि बोरक स्केल्स तोड़ने में उसे कितनी ट्राइज लगेंगी। टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए यूरिन रॉक्स डिसाइड करता है कि उसे थोड़ी पॉइजन्ड हर्ब्स खानी पड़ेंगी जस्ट इन केस। उसका प्लान है कि डिवाइन आर्ट्स को 3rd स्टार तक रेज करे। तभी एरन मार्कस विलिंगटन रॉक्स का मैसेज लेकर रूम में आती है। लगता है मार्कस विलिंगटन रॉक्स ने टाइम और जगह पिक कर लिया है। टेस्ट अगले दिन होगा और वे फर्स्ट ट्रेनिंग हॉल यूज करेंगे। यूरिन रॉक्स फिर उससे पूछता है कि क्या उसे बेट की डिटेल्स पता है और वह हाँ कहती है, लेकिन वह अकेली नहीं है जिसको पता है। पूरी एस्टेट को उनकी लगाई हुई बेट के बारे में पता चल चुका है। इस वजह से पूरी एस्टेट हंस रही है क्योंकि उन्हें पूरा श्योर है कि बोरक को देखते ही यूरिन रॉक्स की पैंट गीली हो जाएगी। एरन बताती है कि सब लोग यूरिन रॉक्स का मजाक बना रहे हैं कि वह फेल हो जाएगा क्योंकि वह नंबर 1 पब्लिक एनिमी है। यह सुनकर यूरिन रॉक्स को गुस्सा आता है और वह एरन से पूछता है कि क्या सब लोग टेस्ट देखने आ रहे हैं। एरन जवाब देती है कि मार्कस विलिंगटन रॉक्स ने अलाउ किया है, इसलिए ट्रेनिंग हॉल लोगों से भरा होगा। यूरिन रॉक्स यह सुनकर एक लंबी सांस लेता है, पर फिर वह एरन से पूछता है कि वह क्या सोच रही है। एरन अपना सिर झुकाकर कहती है कि उसे बिलीव है कि अगला दिन यूरिन रॉक्स का ही होगा। उस रात यूरिन रॉक्स ने वादा पूरा किया और उसने डिवाइन आर्ट्स को 3rd स्टार तक इंक्रीज कर लिया। अगला दिन यूरिन रॉक्स शॉक्ड है जब उसे पता चलता है कि ट्रेनिंग हॉल लोगों से इतना भरा हुआ है जैसे कि वे किसी अरीना मैच को देखने आए हों। एग्जाम शुरू होने से पहले यूरिन रॉक्स अपने फादर को कहता है कि वह रेडी है, लेकिन वह इस बात को पॉइंट आउट करता है कि पूरा एरिया लोगों से भरा हुआ है। उसका फादर बताता है कि उसकी इंटेंशन सिर्फ अपने मैजिशियन को बताने की थी, पर किसी वजह से न्यूज हर जगह स्प्रेड हो गई। फिर मार्कस विलिंगटन रॉक्स यूरिन रॉक्स से कहता है कि वह अच्छा परफॉर्म करे ताकि वह खुद को एम्बैरस न करे। जब सब कुछ ऑर्डर में हो जाता है तो मैजिशियन बोरक को बुलाने के लिए समनिंग रिचुअल शुरू करता है। समनिंग सक्सेसफुल हो जाती है और स्मोक में से एक मॉन्स्टर निकलता है। यूरिन रॉक्स एक्साइटेड है कि वह उस मॉन्स्टर को फिजिकली देख रहा है जिसको उसने एज द ऑथर वर्ड से क्रिएट किया था। लगता है बोरक एक ओशन मॉन्स्टर है जिसकी हाइट 150 सन से बेहद है। तुरंत ही मॉन्स्टर समनिंग सर्कल से बाहर निकल आता है और स्पेक्टेटर्स पैनिक करना शुरू कर देते हैं। यूरिन रॉक्स शॉक्ड था बोरक को देखकर कि वह कैसा लगता है, क्योंकि ये वह मॉन्स्टर था जो उसने तब देखा था जब वह एक रेस्टोरेंट में रॉकफिश साशिमी खा रहा था। यूरिन रॉक्स बोरक के सामने बिल्कुल नहीं डरा क्योंकि उसे तो वह क्यूट मॉन्स्टर लग रहा था अगर उसकी आर्म्स हटा दी जाती तो। अचानक मॉन्स्टर यूरिन रॉक्स की तरफ चार्ज करते हुए आता है। जब यूरिन रॉक्स जोन्ड आउट था तो मॉन्स्टर उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन वह समय पर वहां से हट गया और अटैक को डॉज करने में सक्सेसफुल रहा। क्योंकि मॉन्स्टर बिना किसी वार्निंग के उस पर अटैक कर रहा था, यूरिन रॉक्स ने सीरियस होने का डिसाइड किया। उसने अपनी एक थ्रोइंग नाइफ निकाली ताकि वह बोरक स्केल्स की स्ट्रेंथ टेस्ट कर सके। सरप्राइजिंगली उसके सामने एक टारगेट दिखाई दिया जो मॉन्स्टर की बॉडी के एक खास एरिया को पॉइंट कर रहा था और यूरिन रॉक्स ने सोचा कि यह जरूर मॉन्स्टर का वीक पॉइंट होगा। उसने इसको ट्राई करने का डिसाइड किया और उसने नाइफ को टारगेट की डायरेक्शन में फेंक दिया। नाइफ टारगेट पे लग गई और मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाने लग गया और जमीन पर गिरकर मर गया। यूरिन रॉक्स डिसअपॉइंटेड था कि बोरक सिर्फ एक हिट में मर गया। मार्कस विलिंगटन रॉक्स और स्पेक्टेटर्स ये सब देखकर शॉक्ड हो गए। पूरा हॉल जल्दी ही यूरिन रॉक्स की सेलिब्रेशन में रोर करने लगा बोरक को हराने की खुशी में। मैजिशियन ट्रेनिंग हॉल में आया और ऑफिशियली अनाउंस किया कि यूरिन रॉक्स ने बोरक को हरा दिया है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स अपनी सीट छोड़कर यूरिन रॉक्स के पास आता है और उससे पूछता है कि उसने बोरक को सिर्फ एक हिट में कैसे हरा दिया। यूरिन रॉक्स रिप्लाई करता है कि उसने बस अच्छे से एम किया और टारगेट पे लग गया। मार्कस विलिंगटन रॉक्स इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि बोरक एक सिंगल डैगर स्ट्राइक से मर गया। उसने आर्ग्यू किया कि इस पे यकीन करना मुश्किल है और यूरिन रॉक्स ने जल्दी से उसकी बात काटी और पूछा कि क्या मार्कस विलिंगटन रॉक्स अपने प्रॉमिस से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। तभी मैजिशियन ने मार्कस विलिंगटन रॉक्स को बताया कि यूरिन रॉक्स ने बोरक के आर्म को टारगेट किया था जहां स्केल्स नहीं थे। यह सुनकर मार्कस विलिंगटन रॉक्स यूरिन रॉक्स पर चिल्लाया और उससे कहा कि उसने मॉन्स्टर को सिर्फ लक से हराया है।
यूरिन रॉक्स अपने फादर से आर्ग्यू नहीं करना चाहता था, तो उसने कहा कि लकी थ्रो हो या ना हो, उसने बेट जीत ली है। यूरिन रॉक्स वहां से जाने लगा, पर उसके फादर ने उसे टेस्ट एक और बार करने को कहा। यूरिन रॉक्स अग्री नहीं करना चाहता था जब तक मार्कस विलिंगटन रॉक्स स्टेक्स को इंक्रीज नहीं करता। उसने यूरिन रॉक्स को बताया कि अगर वह सेकंड राउंड जीत जाता है तो वह उसे एक विश देगा। यूरिन रॉक्स यह सुनकर एक्साइटेड हो गया कि उसे एक विश मिलने वाली है, लेकिन मार्कस विलिंगटन रॉक्स ने सिचुएशन को बदल दिया और कहा कि उसका ओपोनेंट बोरक नहीं बल्कि एक नाइट होगा। यूरिन रॉक्स के फादर ने उससे पूछा कि क्या वह न्यू रूल्स से ओके है, और वह हाँ कहता है। यूरिन रॉक्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उसका ओपोनेंट कौन है, क्योंकि ये शायद उसके लिए एक चांस हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो केरॉक्स के अगेंस्ट जा रहा हो। लेकिन उसने डिसाइड किया कि वह उसे जिंदा रखेगा, क्योंकि उसे अभी भी केरॉक्स चाहिए जो पेरू को पैसा सप्लाई करे ताकि वह पॉइजन ला सके जो उसे चाहिए। मार्कस विलिंगटन रॉक्स ने फिर सजेस्ट किया कि वे एक ट्रेनिंग नाइट से शुरुआत करें। यूरिन रॉक्स ने अपने फादर से पूछा कि क्या वह अपना ओपोनेंट चूज कर सकता है, और मार्कस विलिंगटन रॉक्स ने उसे परमिशन दे दी। बिना किसी देर के यूरिन रॉक्स ने क्राइड को अपना ओपोनेंट चूज किया। कुछ देर बाद क्राइड जहां भी था वहां से अरीना की तरफ आ गया। उसने मार्कस विलिंगटन रॉक्स का ऑर्डर मान लिया, जिन्होंने उसे कहा कि उनके पास उसके लिए एक टास्क है। क्राइड ने मार्कस विलिंगटन रॉक्स को कहा कि वह उनके दिए हुए सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा। तभी मार्कस विलिंगटन रॉक्स ने अपने सन की तरफ पॉइंट किया और क्राइड से कहा कि इस ब्रैड को एक प्रॉपर लेसन सिखाए। यह सुनकर क्राइड शॉक्ड हो गया और मार्कस विलिंगटन रॉक्स ने यह नोटिस किया। उन्होंने तुरंत उससे पूछा कि क्या वह यह नहीं कर सकता, लेकिन क्राइड ने मार्कस विलिंगटन रॉक्स को बताया कि वह टास्क के लिए रेडी है। अचानक यूरिन रॉक्स ने कुछ अजीब बात कही। उसने क्राइड से कहा कि वह उस पर सिर्फ 3 डैगर्स थ्रो करेगा, और अगर क्राइड उन तीनों को ब्लॉक कर लेता है तो वह मैच जीत जाएगा। मार्कस विलिंगटन रॉक्स यह सुनकर शॉक्ड हो गया और उसने क्राइड से कहा कि उसके इस एरोगेंट सन को उसकी जगह दिखाओ। इसी बीच अरीना में क्राइड के फ्रेंड्स उसे तंग कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर वह हारा तो उसके लिए डिनर नहीं होगा। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वह हारा तो उसे ट्रेनिंग ग्राउंड के अराउंड 100 लैप्स लगाने पड़ेंगे। मैच शुरू होने से पहले यूरिन रॉक्स ने स्पेक्टेटर्स में से एक गर्ल्स वॉइस सुनी जो उससे कह रही थी कि वह यह कर सकता है। ये यूरिन रॉक्स के लिए इनफ मोटिवेशन था और उसने अपना डैगर निकाला, क्राइड से टक्कर लेने के लिए रेडी था। जैसे ही वे मैच शुरू करने ही वाले थे, क्राइड की बॉडी पर बहुत सारे टारगेट एरियाज दिखाई दिए। यूरिन रॉक्स स्टन्ड था। यूरिन रॉक्स को चिंता हुई कि वह क्राइड को भी वैसे ही न मार दे जैसे उसने बोरक को मारा था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। यूरिन रॉक्स ने फिर डिसाइड किया कि वह कुछ और ट्राई करेगा। उसने डैगर को थ्रो करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स यूज किया और वह क्राइड की ब्लेड से टकराया, एक लाउड साउंड निकालते हुए जो एक कैनन की तरह थी। पूरे अरीना में सब शॉक्ड थे। डैगर नीचे गिर गया और मार्कस विलिंगटन रॉक्स ने उसे उठा लिया। वह सोच रहा था कि एक ऑर्डिनरी डैगर इतनी ज्यादा फोर्स कैसे प्रोड्यूस कर सकती है। क्राइड की सोड पे एक डेंट पड़ गया था और वह पूरी तरह से हिल गया था। यूरिन रॉक्स ने क्राइड को बताया कि वह अब वार्म अप हो गया है, पर उसने उसे यह भी बताया कि फर्स्ट थ्रो एक वार्निंग थी। यूरिन रॉक्स ने उसे बताया कि नेक्स्ट थ्रो में धमाका होगा। यूरिन रॉक्स को लगता है कि क्राइड उसके इस एक्ट से मरेगा नहीं, क्योंकि वह एक सपोर्टिंग लीड कैरेक्टर है। यूरिन रॉक्स ने फिर से अपना डैगर थ्रो किया और जैसे ही वह क्राइड की तरफ स्पिन करते हुए गया, क्राइड ने उसे अपनी सोड से ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी एक ऊंची आवाज आई और स्मोक का एक क्लाउड छा गया। इससे सब लोग शॉक हो गए। मार्कस विलिंगटन रॉक्स भी शॉक्ड था। जब स्मोक क्लियर हुआ, क्राइड पूरी तरह से शॉक में था और उसकी सोड हिल चुकी थी। क्राइड की सोड उसके हाथ से गिर गई और मार्कस विलिंगटन रॉक्स अपने सन के पास आया। उसने डिमांड किया कि वे लोग प्राइवेट में जाकर बात करें, लेकिन यूरिन रॉक्स ने अपने फादर को याद दिलाया कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसके पास अभी भी एक डैगर बचा है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स की आंखें डर से चमक उठीं और उसने यूरिन रॉक्स से कहा कि वह चीजों को ज्यादा आगे तक न ले जाए। यूरिन रॉक्स ने फिर कहा कि वह खुद क्राइड से पूछे। यूरिन रॉक्स क्राइड के पास जाकर उससे अपना सिर ऊपर करने को कहता है और उससे पूछता है कि क्या वह चाहता है कि मैच ऐसे ही एंड हो जाए। यूरिन रॉक्स ने क्राइड को याद दिलाया कि वह एक नाइट है जो अभी ट्रेनिंग में है और उसे इससे बेटर परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि चीजों को एंड तक ले जाना ही एक नाइट का काम है। यूरिन रॉक्स ने क्राइड से फिर से पूछा कि क्या वह गिव अप करने के लिए रेडी है। क्राइड मना करता है और फिर डिमांड करता है कि उसे एक न्यू सोड दी जाए। क्राइड का ऑरा उसके आसपास घूमने लगा, जो उसकी हिम्मत को दिखा रहा था कि वह हार नहीं मानेगा। सब लोग, मार्कस विलिंगटन रॉक्स समेत, शॉक्ड हो गए कि क्राइड अभी नाइट बनने वाला है, लेकिन उसने पहले ही अपना ऑरा अवेकन कर लिया है। यूरिन रॉक्स शुरू से यही चाहता था। क्राइड के पास एक ट्रेट है, द बजर्कर, जो सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट पर ही मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि क्राइड ने अपना ऑरा अवेकन करके और बजर्कर मोड में एंटर करके अपनी डिफेंस इंप्रूव कर ली है, यूरिन रॉक्स को लगता है कि अब वह एक हायर लेवल टेक्निक ट्राई करे। क्राइड यूरिन रॉक्स को कहता है कि वह अपना डैगर थ्रो करे, लेकिन मार्कस विलिंगटन रॉक्स सरप्राइज था कि क्राइड इतना ज्यादा ऑरा मैनिफेस्ट कर सकता है, जिसके टैलेंट को एक हाई रैंकिंग नाइट से कंपेयर किया जा सकता है। वह सोचता है कि उसका सन इस सिचुएशन में क्या करेगा। यूरिन रॉक्स अपना डैगर एम करता है और उसे फेंक देता है, लेकिन इस बार डैगर क्राइड के पास आते हुए घूमता है। क्राइड शॉक्ड था, सोच रहा था कि ये डैगर दूसरों की तरह फास्ट क्यों नहीं है, स्लो क्यों है। क्राइड को गुस्सा आता है। उसे लगता है कि यूरिन रॉक्स उसके साथ खेल रहा है।
इस बार उसने अपनी सोर्ड उठाने का डिसाइड किया ताकि वह डैगर को ब्लॉक कर सके, लेकिन इससे पहले कि वह डैगर को हिट कर पाता, वह उसकी सोर्ड के पास से घूमती हुई निकल गई। क्राइड इससे बच नहीं पाया और उसके शोल्डर पर हिट हो गया, लेकिन डैगर फिर भी क्राइड के शोल्डर बोन तक पहुंचने से पहले स्लो हो जाता है। इसके बावजूद भी क्राइड को बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, क्योंकि वह घुटनों पर गिरकर दर्द से चिल्लाने लगता है। सब लोग ये देखकर शॉक्ड हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि डैगर बहुत स्लो था और क्राइड इतना चिल्ला रहा था, तो उसके साथ के नाइट्स उसे बोलते हैं कि ड्रामा मत कर। उन्हें लगता है कि वह इसलिए एक्टिंग कर रहा है ताकि यूरेन रॉक्स की बेइज्जती न हो। उन्हें पता नहीं था कि यूरेन रॉक्स ने आखिरी थ्रो में और ज्यादा इंटरनल एनर्जी डाल दी थी, इसलिए वह दर्द एक्सट्रीम था। तभी मार्कस विलिंगटन रॉक्स ने यूरेन रॉक्स को बुलाया और बोला कि उन्हें बात करनी है, लेकिन यूरेन रॉक्स ने उन्हें बता दिया कि बेट तो वह पहले ही जीत चुका है। यूरेन रॉक्स चलकर क्राइड के पास जाता है और वह इंजरी की साइड पर अपना हाथ रखता है। यूरेन रॉक्स क्राइड के शोल्डर में लगी हुई इंटरनल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और इसके साथ ही दर्द गायब हो जाता है, जिससे क्राइड शॉक हो जाता है। क्राइड सीधा खड़ा होता है और यूरेन रॉक्स को झुककर थैंक यू बोलता है। क्राइड इस बात के लिए भी अपोलोजाइज करता है कि उसने सोचा था कि यूरेन रॉक्स डैगर की स्पीड की वजह से उसे छोटा समझ रहा है। क्राइड मानता है कि डैगर थ्रो इम्प्रेसिव आर्ट है और उसे लगता है कि यूरेन रॉक्स ये इतने कम वक्त में नहीं सीख सकता, जिससे वह मानता है कि यूरेन रॉक्स अपनी ट्रू स्ट्रेंथ सबसे छुपा रहा था। क्राइड फिर यूरेन रॉक्स से पूछता है कि क्या वह अपनी पावर इसलिए छुपा रहा था क्योंकि कोई सीक्रेट फैक्शन मार्कस विलिंगटन रॉक्स के घर को टारगेट कर रहा है। जब यूरेन रॉक्स ये सुनता है तो उसे समझ आता है कि क्राइड हमेशा अकेला क्यों रहता था। क्राइड तो उस तरह का ड्यूड है जिसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पसंद है। क्राइड फिर यूरेन रॉक्स को कहता है कि जब वह सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से लड़ना चाहेगा तो क्राइड उसकी मदद के लिए मौजूद रहेगा। उनकी इस छोटी सी इंटरेक्शन की वजह से क्राइड की फेवरेबिलिटी यूरेन रॉक्स के लिए सीधा 26% तक पहुंच जाती है। यूरेन रॉक्स यह सुनकर खुश होता है और क्राइड को कहता है कि वह उससे आसपास मिलता रहेगा। जब यूरेन रॉक्स वहां से जाने लगता है तो क्राइड चिल्लाकर यूरेन रॉक्स को बोलता है कि वह सबको बताएगा कि यूरेन रॉक्स एक अच्छा बंदा है। यूरेन रॉक्स दूसरी तरफ इस बात से खुश है कि वह क्राइड के करीब आ रहा है, क्योंकि एक दिन वह अकेला ही नाइट ऑर्डर को खत्म कर देगा। एरन चलकर यूरेन रॉक्स के पास आती है और उसके अच्छे काम के लिए उसकी तारीफ करती है। वह फिर जिक्र करती है कि उसने यूरेन रॉक्स को पहले कभी वह लास्ट टेक्निक इस्तेमाल करते नहीं देखा। यूरेन रॉक्स जल्दी से एरन को बताता है कि यह एक न्यू टेक्निक है और उससे पूछता है कि उसे इसके बारे में क्या लगता है। एरन मानती है कि अगर वह भी इस टेक्निक को पहली बार फेस करती तो हार जाती, लेकिन अब उसे कॉन्फिडेंस है कि वह इसे ब्लॉक कर सकती है। यूरेन रॉक्स जानता है कि एरन कोई ब्लफ नहीं कर रही है। एरन के पास एक ट्रेट है जिसका नाम है क्लियर मिरर, जो उसे सिचुएशंस और सिनारियोज में जल्दी से अडेप्ट होने देता है। यूरेन रॉक्स फिर एरन से पूछता है कि क्या वह अपनी इस लाइफ से खुश है, क्योंकि अगर वह उसकी अटेंडेंट नहीं होती तो वह आसानी से एक हाई रैंकिंग नाइट बन सकती है। एरन सरप्राइज्ड होती है और पूछती है कि यूरेन रॉक्स अचानक ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है। थोड़ी देर बाद यूरेन रॉक्स मार्कस विलिंगटन रॉक्स के ऑफिस में मिलने जाता है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स गुस्से से अपने बेटे पर चिल्लाते हैं कि जब वे अकेले हों तो उन्हें फादर बुलाया करे, क्योंकि इतना फॉर्मल रहने से उन दोनों के बीच दूरियां लगती हैं। यूरेन रॉक्स अपने फादर से अग्री करता है और उस आदमी को फादर कहकर बुलाता है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स फिर यूरेन रॉक्स से उस टेक्निक के बारे में पूछते हैं जो उसने ड्यूएल में इस्तेमाल की थी। उन्होंने सारे आर्काइव्स छान लिए हैं, पर यूरेन रॉक्स की यूज की हुई टेक्निक से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला। आदमी कहता है कि यूरेन रॉक्स ने तो सिर्फ 1 महीने से ट्रेनिंग शुरू की है, इसलिए इतने कम वक्त में ऐसी स्किल सीखना तो बिल्कुल नामुमकिन है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स डिमांड करते हैं कि यूरेन रॉक्स उन्हें सच बताए, लेकिन यूरेन रॉक्स जानता है कि वह उन्हें सच नहीं बता सकता। हालांकि उसने पहले ही सोचा हुआ था कि अगर ऐसी कोई बात आई तो क्या बोलना है। यूरेन रॉक्स फिर झूठ बोलता है कि वह फैमिली के आर्काइव्स में इफेक्टिव ट्रेनिंग मेथड्स ढूंढ रहा था, तब उसे एक किताब मिली। वह एक्सप्लेन करता है कि टॉप शेल्फ पे रखी एक बुक अचानक उस पे गिर गई। उस बुक के कवर पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, लेकिन उस पे एक अजीब सा पैटर्न एंग्रेव किया हुआ था। यूरेन रॉक्स कहता है कि उसने बुक के बारे में ज्यादा सोचा नहीं, और जब उसने उसे खोला तो उसमें से एक लाइट निकली जो सीधा उसके चेहरे पर पड़ी। इस प्रोसेस में कुछ उसके हेड के अंदर चला गया और इसके बाद वह बुक गायब हो गई। मार्कस विलिंगटन रॉक्स ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और तुरंत यूरेन रॉक्स को बताते हैं कि उसने जरूर एक ग्रिमोयर देखा होगा। यूरेन रॉक्स को इसकी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो उसने ही क्रिएट किया था। उसने बताया कि एक ग्रिमोयर एक तरीका होता है जिससे ग्रेट मेज की पावर से टेक्निक्स या मैजिक को एक बुक में एंग्रेव करके आगे पास किया जाता है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स को अपने बेटे की बातों पर शक नहीं होता, क्योंकि आर्काइव में एंसेस्टर्स की जमा की हुई बहुत सारी बुक्स हैं और मार्कस विलिंगटन रॉक्स को भी आर्काइव्स में सब कुछ नहीं पता। मार्कस विलिंगटन रॉक्स फिर यूरेन रॉक्स से कहते हैं कि किस्मत ने उस पर जरूर कोई बड़ी मेहरबानी की है, इसीलिए वह उस बुक के सामने आया। मार्कस विलिंगटन रॉक्स फिर यूरेन रॉक्स को बताते हैं कि वह अपना वादा पक्का रखेंगे और उसे सोर्ड्समैनशिप सीखने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, और दूसरे प्रॉमिस के लिए जो कि एक विश है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स उससे पूछते हैं कि वह क्या चाहता है। तभी यूरेन रॉक्स एक ऐसी डिमांड करता है जो उसके फादर को शॉक कर देती है।
वह अपने फादर को कहता है कि वह एयर की पोजीशन चाहता है। यह सुनकर उसके फादर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यूरिन रॉक्स अपने फादर के रिएक्शन से सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि अगर वह यही चाहता है तो क्या वह उसकी विश पूरी नहीं कर सकते। उसके फादर कहते हैं कि असल में उनके पास अथॉरिटी है उसकी ये विश पूरी करने की। यूरिन रॉक्स जिक्र करता है कि उसके फादर के एक्सप्रेशंस कुछ और ही बता रहे हैं। वह जानता है कि इससे उसके फादर के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। मार्किसेट के अंदर बहुत लोग हैं जो इस डिक्लेरेशन के खिलाफ होंगे, खासकर केना, क्योंकि वह जानता है कि उसके फादर कितने परेशान होंगे। वह उन्हें कहता है कि वह इस बार पीछे हट जाएगा। मार्कस विलिंगटन रॉक्स को सुनकर सुकून मिलता है और वह यूरिन रॉक्स का शुक्रिया करते हैं। असल में यूरिन रॉक्स को सक्सेसर की पोजीशन में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि अगर वह एयर बन गया तो उसे पूरा दिन अपने फादर के साथ स्पेंड करना पड़ेगा ताकि वह मार्क्यूसेट को मैनेज करना सीख सके, जिसका सीधा मतलब है कि उसकी आजादी खत्म। इसके बजाय यूरिन रॉक्स तो ज्यादा चाहेगा कि वह अपनी स्किल्स इंप्रूव करे और एडवेंचर पे दुनिया घूमे। उसके फादर फिर यूरिन रॉक्स से दूसरी विश पूछते हैं, क्योंकि वह पहली यूज कर चुका है। यूरिन रॉक्स अपने फादर को बताता है कि उसका प्लान है अपना नाइट ऑर्डर बनाने का। मार्कस विलिंगटन रॉक्स यह सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और यूरिन रॉक्स बताता है कि वह एरन और क्राइड को उस ऑर्डर में अपने नाइट्स के रूप में अपॉइंट करना चाहता है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट सक्सेसर की पोजीशन जितनी मुश्किल नहीं है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स यूरिन रॉक्स की विश पूरी कर देते हैं। यूरिन रॉक्स झुककर अपने फादर को थैंक यू बोलता है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स फिर यूरिन रॉक्स से पूछते हैं कि वह नया बटलर कैसे लाएगा, क्योंकि करंट बटलर्स में से हर कोई किसी न किसी के अंडर है। यूरिन रॉक्स फिर कहता है कि उसके दिमाग में एक आदमी है और वह है पेरू, जो किचन में काम करता है। यूरिन रॉक्स चाहता है कि मार्कस विलिंगटन रॉक्स ऐसा दिखाए कि उन्होंने पेरू को अपॉइंट किया है, न कि ये यूरिन रॉक्स की चॉइस थी। मार्कस विलिंगटन रॉक्स ये सुनकर सरप्राइज होते हैं और यूरिन रॉक्स से पूछते हैं कि क्या कोई गड़बड़ है, लेकिन यूरिन रॉक्स अपने फादर को कहता है कि वह उन्हें बाद में समझा देगा। मार्कस विलिंगटन रॉक्स फिर आगे कोई सवाल नहीं पूछते, क्योंकि लगता है कि वह दिन ब दिन अपने बेटे पर भरोसा कर रहे हैं। पता चलता है कि उनकी एफिनिटी 74% तक पहुंच गई है। यूरिन रॉक्स भी शॉक्ड है कि एफिनिटी इतनी बढ़ गई, पर वह सोचता है कि शायद ये इसलिए है क्योंकि वह मार्कस विलिंगटन रॉक्स का बेटा है। थोड़ी देर बाद यूरिन रॉक्स एरन और क्राइड को इन्फॉर्म करता है कि अब वे उसके नाइट ऑर्डर का हिस्सा हैं और वह चाहता है कि वे लगातार दिल लगाकर ट्रेनिंग करते रहें। इसके साथ ही वह नए बटलर पेरू को उनसे मिलवाता है और कहता है कि पेरू उनकी सारी जरूरतों का ख्याल रखेगा। पहले ही यूरिन रॉक्स और एरन इस नए अरेंजमेंट के बारे में बात कर चुके थे। यूरिन रॉक्स ने सब साफ साफ बता दिया था। एरन को बताया कि पेरू असल में एक जासूस है, इसीलिए वह एरन को बटलर की पोजीशन से रिप्लेस करेगा। यूरिन रॉक्स बताता है कि पेरू को केना और कैरॉक्स ने उसे मारने के लिए भेजा था। एरन यह सुनकर और भी सरप्राइज हुई और उसने यूरिन रॉक्स के डिसीजन पर सवाल उठाया कि जब वह उसकी जान के पीछे है तो वह पेरू को पास क्यों रख रहा है। यूरिन रॉक्स बताता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेरू सिर्फ उसकी सुनता है। इसके साथ ही यूरिन रॉक्स एरन को अपने प्लान से सहमत करवा लेता है। मीटिंग पर वापस आते हैं। क्राइड एक सवाल पूछने के लिए अपना हाथ उठाता है। जब उसे बोलने की परमिशन मिल जाती है, क्राइड पूछता है कि कोई वाइस कैप्टन क्यों नहीं है, खासकर तब जब उन्होंने खुद को नाइट ऑर्डर कहने का डिसाइड किया है। हालांकि वाइस कैप्टन ऐसा होना चाहिए जिसके पास आउटस्टैंडिंग स्किल्स हों। क्राइड मानता है कि एरन नाइट ऑर्डर में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि वह छोटी और कमजोर है। इससे पहले कि वह आगे कुछ बोलता, यूरिन रॉक्स बीच में टोक देता है, उसे अग्री करते हुए कि वाइस कैप्टन को स्ट्रांग होना चाहिए। इस बात को हैंडल करने के लिए यूरिन रॉक्स उन दोनों को कहता है कि वे ड्यूएल करेंगे। कुछ देर बाद क्राइड एरन से हार जाता है, जिससे वह शॉक्ड हो जाता है। जमीन पर हारा हुआ पड़ा होता है। एरन उसे सोर्ड्समैनशिप लेसन्स देती है। वह उसे बताती है कि उसके अटैक्स बहुत सिंपल हैं और उन्हें आसानी से रीड किया जा सकता है। क्राइड को इस बात का बुरा नहीं लगता, बल्कि वह लेडी को कहता है कि वह इस एडवाइस को दिल से मानेगा, क्योंकि एरन जीत गई। यूरिन रॉक्स कहता है कि कैप्टन की पोजीशन डिसाइड हो गई है। पेरू शॉक्ड हो जाता है जब यूरिन रॉक्स एरन को नाइट ऑर्डर का लीडर बना देता है। सब लोग एरन के लिए तालियां बजाते हैं और थोड़ी देर बाद पेरू डिनर प्रिपेयर करने के लिए जाने लगता है। जब यूरिन रॉक्स को एहसास होता है कि पेरू उससे थोड़ा दूर चला गया है, यूरिन रॉक्स एक नए टेक्निक को ट्राई करने का डिसाइड करता है, जिससे टारगेट से बात करना इजी हो जाता है। यूरिन रॉक्स पेरू का नाम लेता है, जिससे वह शॉक्ड हो जाता है। वह पीछे मुड़ता है, लेकिन यूरिन रॉक्स उसे बार बार बुलाना जारी रखता है। पेरू का तो दिमाग खराब होने वाला होता है, जब तक यूरिन रॉक्स उसे अजीब तरीके से एक्ट करने पर डांट नहीं देता। पेरू फिर पूछता है कि क्या यूरिन रॉक्स उसे ब्लैक मैजिक से कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन यूरिन रॉक्स एक्सप्लेन करता है कि यह तो सिंपल कम्युनिकेशन मैजिक है। पेरू को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि यूरिन रॉक्स एक स्पेशल बीइंग है, क्योंकि वह पॉइजन से रेजिस्टेंट है और वह अजीब अजीब टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकता है। यूरिन रॉक्स पेरू को कहता है कि उसके दिमाग में जो भी थ्योरी है वह उसके साथ जाने के लिए फ्री है, लेकिन वह उससे पूछता है कि क्या उसने जो पॉइजन मांगा था वह रेडी है। पेरू जवाब देता है कि पॉइजन रेडी है। उस पॉइजन का नाम स्नेक माइंड है और वह 100 वाइपर से एक्सट्रैक्ट किया गया है। हालांकि पेरू स्किल्ड है, फिर भी उसने मुश्किल से वह पॉइजन प्रिपेयर किया। यूरिन रॉक्स खुश होता है कि पॉइजन रेडी है और वह पेरू को कहता है कि वह उस चीरिंग सूप में ढेर सारा पॉइजन डाल दे जो वह खाने वाला है। डर से कांपते हुए पेरू अपने मास्टर के ऑर्डर्स मानता है। उस रात बाद में
यूरिन रॉक्स को एहसास होता है कि जब से वह 3rd स्टार तक पहुंचा है उसकी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो गई है, क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी उतनी जल्दी नहीं बढ़ रही जितना उसने सोचा था, क्योंकि उसे नहीं पता कि वर्ल्ड क्राइसिस कब शुरू होगी। यूरिन रॉक्स मानता है कि अब मार्किजेट छोड़ने का वक्त आ गया है। थोड़ी देर बाद यूरिन रॉक्स अपने फादर से मिलता है और कहता है कि वह कुछ दिन के लिए जाना चाहता है। उसके फादर उससे पूछते हैं कि वह कितने दिन के लिए दूर रहेगा, और क्योंकि वह शक पैदा नहीं करना चाहता अपने फादर को कहता है कि वह 1 हफ्ते के लिए दूर रहेगा। मार्कस विलिंगटन रॉक्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूरिन रॉक्स मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन वह उससे पूछते हैं कि वह एस्कॉर्ट को कैसे हैंडल करने का प्लान बना रहा है। यूरिन रॉक्स अपने फादर को शॉक कर देता है, ये बोलकर कि उसे एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स इस पर प्रोटेस्ट करते हैं और यूरिन रॉक्स को याद दिलाते हैं कि फैमिली में उसकी पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट है। यूरिन रॉक्स फिर अपने फादर को समझाता है कि नेबरिंग विलेजेस तक ही जाना है, इसलिए इन एस्कॉर्ट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मार्कस विलिंगटन रॉक्स उसकी बात काट देते हैं। मार्कस विलिंगटन रॉक्स रिवील करते हैं कि दुनिया बहुत डेंजरस हो गई है और यूरिन रॉक्स थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो गया है, फिर भी उन्हें चिंता है कि उनका बेटा पॉइजन से बीमार हो सकता है। यूरिन रॉक्स को एहसास होता है कि मार्कस विलिंगटन रॉक्स को मनाना मुश्किल होगा और वह प्लान बी पर जाने का डिसाइड करता है। यूरिन रॉक्स अपने फादर को बताता है कि वह या माने के लिए रेडी है, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स यह सुनकर खुश होते हैं और अपने बेटे से पूछते हैं कि वह कब निकलेगा। यूरिन रॉक्स जवाब देता है कि वह 2 दिन में निकलेगा। यह सुनकर मार्कस विलिंगटन रॉक्स कहते हैं कि वह उसे पहले एस्कॉर्ट प्रिपेयर कर देंगे, लेकिन यूरिन रॉक्स का कोई इरादा नहीं है किसी एस्कॉर्ट का इंतजार करने का, क्योंकि उसका प्लान अगली सुबह ही चुपके से निकलना है। यूरिन रॉक्स पेरू को अपने चेम्बर्स में बुलाता है और बताता है कि वह ट्रिप पर जा रहा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उसे पेरू से थोड़ा उधार चाहिए। पेरू को हिचकिचाहट होती है, लेकिन जब वह यूरिन रॉक्स की बॉडी से निकलने वाला डार्क और स्केरी ऑरा महसूस करता है तो वह जल्दी से मान जाता है। यूरिन रॉक्स फिर उससे पूछता है कि क्या उसके पास अभी भी उसका सबस्पेस पाउच है। यूरिन रॉक्स ने पहले पेरू के पास वह पाउच देखा था। सबस्पेस पाउच फैंटेसी नॉवेल्स में एक कॉमन सेटिंग है और ये एक ऐसी मिस्टीरियस पाउच होती है जिसमें 1 टन तक का कार्गो आ सकता है। पेरू के पास यूरिन रॉक्स को अपना सबस्पेस पाउच देने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। इस वजह से यूरिन रॉक्स खुश है कि उसे अपने साथ कोई बैग कैरी नहीं करना पड़ेगा। यूरिन रॉक्स फिर पेरू को सूखी पत्तियों का एक गुच्छा देता है जिसे वह एंटीडोट के रूप में खा लेता है। वह पेरू को कहता है कि यह उसके सिस्टम में मौजूद पॉइजन के लिए 1 महीने का एंटीडोट है। यूरिन रॉक्स अपना कार्ड बहुत अच्छे से खेलता है। पेरू को कहता है कि वह एक काबिल सर्वेंट रहा है, इसलिए वह जल्दी ही उसे ऐसा एंटीडोट दे देगा जिससे वह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अगली सुबह यूरिन रॉक्स एक लेटर छोड़ता है और फिर चुपके से निकल जाता है। वह सोचता है कि वह किसी से नहीं टकराएगा जब तक वह एक बूढ़े गार्डनर से नहीं मिलता जो अपनी बॉडी से एक हैवी ऑरा इमिट कर रहा है। उसको बूढ़े आदमी में कुछ अजीब लगता है, लेकिन वह फिर भी अपनी जर्नी पर आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद यूरिन रॉक्स टावर ऑफ मैजिक पर पहुंचता है। वह बिल्डिंग के अंदर जाता है और जब अटेंडेंट उससे पूछता है कि वह क्या चाहता है तो वह सीधे उसे कहता है कि वह एक वॉर्प इस्तेमाल करना चाहेगा। अटेंडेंट उससे पूछता है कि क्या उसने ये पहले यूज किया है और वह मना कर देता है। अटेंडेंट कहता है कि वह कुछ पॉइंट्स देते हैं जो कि एयरप्लेन्स की तरह होते हैं। अटेंडेंट यूरिन रॉक्स से पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है और उसने जवाब दिया कि आसू कासल, क्योंकि वह लोकेशन बहुत दूर है। अटेंडेंट ने उसको बताया कि उसकी फी 50 गोल्ड है। प्राइस देने के बाद उसे पे करने और टिकट पर साइन करने को बोला गया। यूरिन रॉक्स को पहले से ही अंदाजा था कि फी ज्यादा होगी, पर वह थैंकफुल है कि उसके पास पेरू के दिए हुए इतने पैसे हैं कि वह फी पे कर सके। यूरिन रॉक्स ने फेक नेम लिखने का डिसाइड किया और उसने पॉलियन नाम चुना जो वह ऑनलाइन गेम्स में यूज करता है। रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद यूरिन रॉक्स को उस कमरे में ले जाया गया जहाँ वॉर्पिंग मशीन रखी थी। अटेंडेंट ने उसको बताया कि जैसे ही उसे नॉक की आवाज सुनाई दे इसका मतलब है कि वह अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया है। यूरिन रॉक्स मशीन पर चढ़ जाता है और उसमें से एक लाइटनिंग सिग्नल निकलता है। थोड़ी ही देर बाद यूरिन रॉक्स अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। वहां मौजूद दूसरे अटेंडेंट ने उसका वेलकम किया और बताया कि वह आसू कासल आ गया है। यूरिन रॉक्स शॉक्ड था क्योंकि उसे बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हुआ। उस बुजुर्ग आदमी ने उसको बताया कि यह आम बात है क्योंकि टावर ऑफ मैजिक ने वॉर्पिंग मशीन को इस तरह डिजाइन किया है कि उसमें वॉर्पिंग सेंसेशन नहीं आती। यूरिन रॉक्स इस फिनोमिनन को दिए गए नाम पर हैरान था। उसको एहसास हुआ कि शायद इस मशीन का नाम राइड कंफर्ट होना चाहिए था। यह सब कहकर अटेंडेंट ने उसको अच्छे सफर की दुआ दी और जैसे ही यूरिन रॉक्स टावर ऑफ मैजिक से बाहर निकला, यूरिन रॉक्स अब सायो केसल में था जो उसके होमलैंड से अलग वेस्टर्न रीजन में है। यह एरिया उसके होमलैंड की जगहों से पूरी तरह अलग लग रहा था और यहाँ बहुत सारे लोग भी थे, लेकिन यूरिन रॉक्स को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। उसका मेन गोल तो ब्लैकस्मिथ एली थी। उसने एक आदमी से पूछा और उसने उसको पूरा रास्ता बता दिया। यूरिन रॉक्स एलिस को चेक करना शुरू कर देता है, पर उसे वह नहीं मिला जो वह ढूंढ रहा था। अब काफी रात हो चुकी थी, पर उसने आखिरी एली भी चेक करने का फैसला किया। जल्द ही उसे एक ब्लैकस्मिथ शॉप मिली और वह अंदर चला गया। उसने अटेंडेंट से पूछा कि क्या वह इस नाम के आदमी को जानता है।
यूनिकॉर्न फोर्ज। वह आदमी फिर यूरिन रॉक्स को बताता है कि इस एरिया में इस नाम का कोई आदमी नहीं है। यूरिन रॉक्स फिर अपने आप से सवाल करने लगता है। उसको लगा कि उसने गलत पढ़ लिया होगा, पर जब वह ये सोच रहा था तो उस आदमी ने उसको बताया कि वह तो असल में अपनी शॉप का नाम यूनिकॉर्न फोर्ज रखने का प्लान कर रहा है। जब यूरिन रॉक्स ये सुनता है तो वह उस आदमी पर क्रिएटर्स आई का इस्तेमाल करता है। उसको पता चलता है कि उसका नाम जिरूनो है और वह एक काफी बेहतरीन ब्लैकस्मिथ है। ये देखकर यूरिन रॉक्स एक बच्चे की तरह मुस्कुराता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि आखिर उसे सही जगह मिल ही गई। यूरिन रॉक्स फिर उससे मांग करता है कि उसने जो वेपन्स बनाए हैं वह उसे दिखाए, और जिरूनो मान जाता है। इस समय वह उसके बनाई हुई चीजें देख रहे थे। यूरिन रॉक्स ने जिरूनो से पूछा कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है। जिरूनो ने कहा कि उसकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वह इस बैक एली में फंसा हुआ है। जिरूनो ने बताया कि जब भी कस्टमर्स आते हैं वे बस देखते हैं और चले जाते हैं। पूर सेल्स की वजह से उसे नहीं पता कि वह और कितनी देर टिका रह पाएगा। तभी यूरिन रॉक्स की नजर दीवार पर लटकी कुछ सोर्ड्स पर पड़ी। उनमें से एक विंड स्पिरिट सोर्ड थी, जिसमें विंड स्पिरिट सिल्फ की ब्लेसिंग डाली गई थी। वह सोर्ड अटैक स्पीड, मूवमेंट स्पीड और एजिलिटी बढ़ाती थी। दूसरी सोर्ड फ्लेम स्पिरिट ग्रेट सोर्ड थी। यह वह सोर्ड थी जिसमें लोअर फायर स्पिरिट सैलामेंडर की ब्लेसिंग डाली गई थी। यह सोर्ड स्टैमिना, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाती थी। यूरिन रॉक्स ने फिर जिरूनो से पूछा कि क्या ये सोर्ड्स उसने ही बनाई हैं, और उसने हाँ कहा। लेकिन जिरूनो का मानना था कि जब उसने ये बनाई तो ये पूरी तरह खराब निकली। असल में ये सोर्ड्स इतनी भारी हो गई थीं कि एक स्ट्रॉन्ग आदमी भी मुश्किल से उठा सकता था, इसलिए कोई उन्हें खरीदता ही नहीं था। उसके ये सब कहने के बाद यूरिन रॉक्स समझ गया कि यह जिरूनो की गलती नहीं है। सोर्ड्स इसलिए हैवी हो गई थीं क्योंकि नालायक लोगों ने उन्हें छुआ था। असल में जो भी वर्दी होगा ये सोर्ड उसे जबरदस्त पावर देगी। चूंकि यूरिन रॉक्स को यह पता था, उसने जिरूनो को बोला कि वह ये सोर्ड्स खरीदेगा, जिससे जिरूनो पूरी तरह हैरान रह गया। जिरूनो सोचता है कि ये सोर्ड्स बेकार हैं, पर यूरिन रॉक्स जानता है कि ये दोनों सोर्ड्स एरन और क्राइड के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन यूरिन रॉक्स अभी भी कुछ और ट्रेजर्स ढूंढ रहा था। अचानक यूरिन रॉक्स ने ब्लैकस्मिथ से पूछा कि क्या उसके पास जंग लगे हुए हथियार हैं। जिरूनो के पास ढेर थे और वह उन्हें निकाल कर ले आया। जिरूनो हैरान था कि यूरिन रॉक्स को वे क्यों चाहिए, क्योंकि वह तो उन्हें बेकार समझता था। यूरिन रॉक्स खुश था कि उसे वे हथियार उसी तरह मिले जिस तरह उसने प्लान किया था। उसने अपना हाथ कंटेनर में डाला और एक डैगर निकाल लिया। जिरूनो को बताया कि उसे यह डैगर चाहिए। जिरूनो शॉक्ड था क्योंकि यह डैगर उसने नहीं बनाया था। उसे तो यह स्टोरेज रूम में मिला था और उसे कोई आइडिया नहीं था कि यह वहां आया कैसे। जिरूनो को बड़ा झटका लगा जब यूरिन रॉक्स ने कहा कि वह सोर्ड्स के साथ यह डैगर भी लेगा। जिरूनो ने रिजल्ट निकाला कि यूरिन रॉक्स को सिर्फ खराब चीजें ही पसंद हैं। जिरूनो ने यूरिन रॉक्स को सिर्फ 2 गोल्ड कॉइन्स देने को कहा और डैगर वह उसे फ्री में दे देगा। यूरिन रॉक्स खुश था कि उसे अच्छी डील मिल गई, लेकिन सिर्फ वह ही जानता था कि यह वेपन कितना कीमती है। तभी उसे एहसास हुआ कि बात सिर्फ वेपन्स की नहीं, ब्लैकस्मिथ की भी है। यूरिन रॉक्स ने फिर उसे ऑफर दिया कि वह अपनी शॉप बंद करके उसके लिए काम करे, क्योंकि उसने खुद ही कहा था कि उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। जिरूनो ऑफर सुनकर चौंक गया और उसने कहा कि यह ऑफर इतनी अचानक आई है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कहे। जिरूनो ने माना कि उसने शॉप बंद करने के बारे में सोचा था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी ऑफर मिलेगी। यह सुनकर यूरिन रॉक्स ने ब्लैकस्मिथ से अपना इंट्रोडक्शन कराया। यूरिन रॉक्स ने खुद को इनविंसिबल स्पीयर, जो साउथ का प्रोटेक्टर है, कहकर पेश किया। टाइटल खत्म करने के बाद उसने अपना असली नाम बताया। जिरूनो डर से सुन्न हो गया जब उसे पता चला कि वह मार्कस विलिंगटन रॉक्स के बेटे के सामने खड़ा है। वह तुरंत घुटनों पर गिर गया। यूरिन रॉक्स से माफी मांगते हुए कहने लगा कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना नोबल आदमी उसकी ट्रैश शॉप में आएगा। यूरिन रॉक्स ने उस आदमी को उठने को कहा, पर उसने मना कर दिया और मांग की कि वह जो कुछ भी कहना चाहता है जिरूनो का सिर जमीन पर रहते हुए ही कहे। जब यूरिन रॉक्स को लगा कि वह उसे मना नहीं पाएगा तो उसने बात करनी शुरू कर दी। यूरिन रॉक्स की पूरी बात सुनने के बाद जिरूनो ने उससे पूछा कि वह उसके जैसे आदमी की क्यों मदद करना चाहता है, और यूरिन रॉक्स ने जवाब दिया कि वह काफी टैलेंटेड है। जिरूनो को हैरानी हुई जब यूरिन रॉक्स ने उसे टैलेंटेड कहा, क्योंकि वह खुद को अच्छे ब्लैकस्मिथ्स की कैटेगरी में नहीं रखता। उसे तो उसका मास्टर रोज डांटता है। यूरिन रॉक्स ने बताया कि वह आसपास के ब्लैकस्मिथ्स के पास जा चुका है, पर जिरूनो की शॉप सबसे अलग थी। जिरूनो ने पूछा कि उसकी शॉप बाकियों से खास कैसे लगी, और यूरिन रॉक्स ने उसे बताया कि ईमानदारी ही असल चीज है। यूरिन रॉक्स ने समझाया कि उसने देखा है कि जिरूनो किस तरीके से वेपन्स बनाता है और उनमें छोटी छोटी बारीकियां डालता है। इस वजह से यूरिन रॉक्स ने उसे बताया कि वह एक दिन स्पेशल टैलेंट के रूप में जागेगा। यह बात यूरिन रॉक्स ने मौके पर ही बना दी थी, लेकिन उसने उम्मीद की कि जिरूनो मान जाएगा। खुशकिस्मती से उसने मान लिया और जिरूनो ने कहा कि वह यूरिन रॉक्स को फॉलो करेगा। जिरूनो ने फिर बताया कि यूरिन रॉक्स उन रूमर से बहुत अलग है जो उसने उसके बारे में सुनी है। तब यूरिन रॉक्स ने डिसाइड किया कि अब सही वक्त है कि वह ब्लैकस्मिथ को कुछ इंटरेस्टिंग दिखाए। जिरूनो उसे देखता रहा। यूरिन रॉक्स ने डैगर से अपनी उंगली को चुभोया और उसे अवेकन होने का ऑर्डर दिया। पता चला कि वह डैगर रेलिक ऑफ मिरियड फॉर्म्स एग्नेस था। जिरूनो का मुंह खुला रह गया जब डैगर अपने आप हवा में उठने लगा और उसके चारों तरफ एक व्हाइट ऑरा आ गई। ब्लैकस्मिथ सोचने लगा कि यह क्या हो रहा है।
असल में यह वेपन एक लेजेंडरी ईगो स्वॉर्ड थी और इसे तो प्रोटैगनिस्ट को मिलना था। सिस्टम ने यूरिन रॉक्स से पूछा कि क्या वह एग्नेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है और उसने हाँ कहा। तभी वह वेपन एक वाटर मॉलिक्यूल में बदल गया और अंदर से एक लड़की की आवाज आई, ये डिमांड करते हुए कि कौन उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। एग्नेस ने यूरिन रॉक्स का मजाक उड़ाया और उसे टैलेंटलेस बताया। यूरिन रॉक्स को जल्दी ही एहसास हो गया कि एग्नेस गुस्से में है क्योंकि वह उसमें से माना सेंस नहीं कर पा रही। जब वह उसका मजाक उड़ा चुकी, उसने यूरिन रॉक्स से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वह वहां है और उसे रिलीज करने का स्पेल भी कैसे पता चला। यूरिन रॉक्स ने जवाब दिया कि उसने यह ग्रेट प्रॉफिट से सुना था। यूरिन रॉक्स ही वह बंदा था जिसने कंसिस्टेंसी के लिए उस प्रॉफिट को स्टोरी में फिट किया था। हालांकि यूरिन रॉक्स ने यह बताया, एग्नेस को लगा कि वह झूठ बोल रहा है। वह जानना चाहती थी कि ग्रेट प्रॉफिट उस जैसे टैलेंटलेस आदमी पर अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा। एग्नेस ने फिर यूरिन रॉक्स से पूछा कि क्या वह जानता है कि वह क्या कर सकती है और उसने हाँ कहा। यह सवाल आसान था क्योंकि यूरिन रॉक्स ही वह था जिसने सेटिंग्स लिखी थी। यूरिन रॉक्स ने समझाया कि एग्नेस अपनी बॉडी को मेन बॉडी और सब बॉडी में स्प्लिट कर सकती है, जो 2 अलग वेपन्स होंगे। इनमें से हर एक बॉडी इस्तेमाल करने वाले की इमेजिनेशन के हिसाब से किसी भी वेपन में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मेन स्टोरी के दौरान हीरो ने एक स्वॉर्ड और शील्ड का यूज करके फाइट किया था और अगर सब बॉडी खो भी जाए तो वह हमेशा मेन बॉडी के पास वापस आ जाती है। ये सब कहने के बाद एग्नेस ने यूरिन रॉक्स को कहा कि वह उसे यूज करने की कोशिश छोड़ दे क्योंकि उसे सिर्फ माना के जरिए ही कंट्रोल किया जा सकता है। तभी यूरिन रॉक्स ने एग्नेस की तरफ उंगली पॉइंट की और कहा कि वह बहुत शोर मचा रही है। अचानक एग्नेस एक रिंग में बदल गई और यूरिन रॉक्स की उंगली में फिट हो गई। पता चला कि यूरिन रॉक्स अपने मार्शल आर्ट्स की वजह से एग्नेस को कंट्रोल कर पाया, जो उसकी माना की कमी को पूरा कर रहा था। यूरिन रॉक्स ने फिर जिरूनो से पूछा कि उसे पैकअप करने में कितना टाइम लगेगा और उसने 2 दिन बताए। यूरिन रॉक्स ने फिर उसे 2 दिन बाद दोपहर को आंसू कासल के सामने मिलने को कहा। थोड़ी देर बाद यूरिन रॉक्स सड़कों पर चल रहा था जब वह अचानक अपनी फियांसे इलिया से टकरा गया। दोनों शॉक्ड थे और इलिया ने यूरिन रॉक्स से पूछा कि वह इस रीजन में क्या कर रहा है। यूरिन रॉक्स तो जमीन में घुसने ही वाला था जब उसने इलिया को देखा, क्योंकि वह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इलिया उसे यहाँ मिल जाएगी। यूरिन रॉक्स को एहसास हुआ कि ये सीन थोड़ा फेमिलियर है उस सीन से जहां ओरिजिनल स्टोरी में इलिया प्रोटैगनिस्ट से मिली थी। यूरिन रॉक्स को रियलाइज हुआ कि मेन स्टोरी लाइन में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है। जब वह अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, इलिया ने उससे एक बार फिर पूछा कि वह यहाँ क्या करने आया है। यूरिन रॉक्स घबराकर हंसा और बताया कि वह एक ब्लैकस्मिथ को ढूंढने आया था। इलिया ने कहा कि उनकी फैमिली के पास तो बहुत सारे ब्लैकस्मिथ्स हैं और यूरिन रॉक्स इस बात से अग्री किया, पर बोला कि वह अपना खुद का आदमी हायर करना चाहता था। इलिया ने कहा कि अगर उसने पहले बताया होता तो वह उसकी हेल्प कर देती, पर यूरिन रॉक्स ने बताया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसे जॉब के लिए सही बंदा मिल गया है। और देखो, जिरूनो मौके पर ही आ गया। यूरिन रॉक्स ने फिर जिरूनो को अपनी फियांसे से इंट्रोड्यूस कराया। थोड़ी देर में इलिया के एस्कॉर्ट्स का स्क्वाड लीडर मस्क ने उससे पूछा कि वह किससे बात कर रही है, और जब उसने यूरिन रॉक्स का नाम लिया, मस्क हैरान रह गया। वह यूरिन रॉक्स की प्रेजेंस से परेशान दिख रहा था और उसने अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया। यूरिन रॉक्स ने भी उसे जवाब दिया, पर यूरिन रॉक्स को पता था कि वह कौन है, चाहे वह कुछ न भी कहे। उसने ही तो स्टोरी लिखी थी, इसलिए कोई कैरेक्टर उससे छिपा नहीं था। यूरिन रॉक्स जानता था कि मस्क एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है जिसको गरीब लोग पसंद नहीं है। असल में नॉवेल में इस सीन को एक अलग डायरेक्शन लेनी थी। जब वे आगे बढ़ रहे थे तो रात में एक छुपे हुए शख्स ने मस्क का रास्ता ब्लॉक करना था। मस्क ने उस आदमी को बुरा भला कहा, पर उसी पल हीरो आगे आया। एक फाइट शुरू हो जाती, लेकिन इलिया सही वक्त पर पहुंचकर फाइट को रुकवा देती और इसके बाद वे दोनों रोमियो और जूलियट बन जाते। इसके थोड़े ही देर बाद हीरो ने जंग में इलिया का साथ दिया और उसे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से बचाया था। चूंकि उसे हीरो अभी नहीं मिल रहा था, यूरिन रॉक्स को रियलाइज हुआ कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसे इलिया को बचाना होगा और उसे मरने से रोकना होगा। यूरिन रॉक्स ने फिर इलिया से पूछा कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं, और उसने बताया कि आंसू कासल के पास ऑर्क्स की रेड्स की रिपोर्ट्स आई हैं। असल में ऑर्क्स की तादाद बढ़ रही है और इलिया और उसके स्क्वाड को ऑर्क्स को खत्म करने का ऑर्डर मिला है। तभी यूरिन रॉक्स ने इलिया से एक फेवर मांगा और वह था उसके साथ एस्कॉर्ट के लिए जाना। इलिया यह सुनकर शॉक्ड थी और उसने यूरिन रॉक्स से पूछा कि वह क्यों आना चाहता है। यूरिन रॉक्स ने सीधे जवाब दिया कि उसे कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहिए क्योंकि वह अभी ट्रेनिंग में है। इसके अलावा उसने इलिया से कहा कि वह उसकी स्किल्स देखना चाहेगा। इलिया ने यूरिन रॉक्स को बताया कि यह काफी डेंजरस हो सकता है, लेकिन यूरिन रॉक्स ने उसे यकीन दिलाया कि वह अपना ख्याल रख सकता है, भले ही वह कमजोर दिखता हो। इलिया ने 1 मिनट तक सोचा और जब उसने सोच लिया, उसने मस्क को ऑर्डर दिया कि वह यूरिन रॉक्स और ब्लैकस्मिथ को हॉर्सेस प्रोवाइड करे। मस्क ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इलिया से कहा कि वे पिकनिक पर नहीं जा रहे। इसके अलावा वह नहीं चाहता कि वे लोग पीछे हटें, भले ही वे ऑर्डिनरी ऑर्क्स से लड़ने जा रहे हों। मस्क ने आगे कहा कि वह यूरिन रॉक्स और ब्लैकस्मिथ में माना को सेंस नहीं कर सकता। मस्क अपनी बकवास जारी रखता है। इलिया सीरियस हो गई और उसको बताया कि उसने अभी उसे ऑर्डर दिया है। मस्क के पास दूसरा रास्ता नहीं था, उसे यह करना ही पड़ा, पर वह खुश नहीं था, भले ही वह कुछ कर नहीं सकता था।
जब वे अपनी डेस्टिनेशन के लिए राइड कर रहे थे, इलिया ने यूरिन रॉक्स से कहा कि वह हमेशा उसके बगल में रहे क्योंकि वे लोग खतरनाक जगह पर जा रहे हैं। यूरिन रॉक्स ने इलिया को यकीन दिलाया कि वह उसके हर मूव को फॉलो करेगा। पता चला कि यूरिन रॉक्स और जिरुनो एक ही हॉर्स शेयर कर रहे थे और यूरिन रॉक्स ने उसे जोर से पकड़ने को कहा। इसके साथ वे लोग टारगेट डेस्टिनेशन की तरफ राइड करने लगे। जब वे लोकेशन पर पहुंचे, इलिया ने अपनी टीम को बताया कि उन्हें ऑर्क सेटलमेंट ढूंढने के लिए 5 लोगों की टीम्स में बंटना पड़ेगा। उसने जोर दिया कि अगर वे सेटलमेंट ढूंढ लें तो अटैक न करें। वह चाहती थी कि वे पीछे हटें और एक सिग्नल फ्लेयर फायर करें। इसके साथ ग्रुप अलग हो गया। घंटों की तलाश के बाद एक नाइट ने इलिया से पूछा कि वे क्या करें क्योंकि रात हो रही है। इलिया ने फिर कहा कि उनके पास दूसरा चारा नहीं है, उन्हें वापस जाना पड़ेगा और अगले दिन आना पड़ेगा। अचानक उन्होंने हवा में एक सिग्नल फ्लेयर देखा, लेकिन तुरंत ही दूसरा फ्लेयर भी हवा में चला गया। देखते ही देखते 4 फ्लेयर्स हवा में चले गए। इलिया ने फिर कहा कि वे सबसे नजदीकी फ्लेयर जो वेस्ट में है उस तरफ जाएं। उसका स्क्वाड तुरंत उसके पीछे चलने लगा, पर जब तक वे वहां पहुंचे सारे सोल्जर्स पहले ही मर चुके थे। इलिया बुरी तरह डर गई कि सोल्जर्स को किस तरह मारा गया था। एक सोल्जर ने नोटिस किया कि उनकी बॉडीज पर आर्मर टूटा हुआ था, जिससे वे सोचने लगे कि उन्हें किस तरह के वेपन ने हिट किया होगा। इलिया ने फिर ऑर्डर दिया कि वे साउथ की तरफ जाएं और वहां के सोल्जर्स को चेक करें। जब तक वे वहां पहुंचे, उन्हें वही खतरनाक सीन देखने को मिला जहां से वे आए थे। सारे सोल्जर्स पहले ही मर चुके थे और एक नाइट ने सजेस्ट किया कि वे नेक्स्ट लोकेशन की तरफ बढ़ें। इलिया उससे अग्री हो गई, पर यूरिन रॉक्स ने उन्हें रोक दिया, बोला कि वे अभी यहाँ से हिल नहीं सकते। इलिया शॉक्ड थी जब यूरिन रॉक्स ने यह कहा, सोचने लगी कि उसका मतलब क्या है। यूरिन रॉक्स ने पॉइंट आउट किया कि ऑर्क्स उनके सोल्जर्स पर अटैक कर रहे हैं और फिलहाल जीत रहे हैं। यूरिन रॉक्स ने इलिया को बताया कि वे लोग कम हैं और उनके पास जीतने का कोई चांस नहीं है। यूरिन रॉक्स चाहता था कि वे सिग्नल फायर करें और बाकी ट्रूप्स को जमा करें। तभी एक सोल्जर ने यूरिन रॉक्स पर चिल्लाया, उसे मुंह बंद रखने को बोला क्योंकि वह कोई बड़ा आदमी नहीं है। सोल्जर ने यूरिन रॉक्स को ब्लेम किया कि यह सब उसकी वजह से हो रहा है। जब यह सब हो रहा था, यूरिन रॉक्स को याद आया कि प्रोटैगनिस्ट को भी उसी जगह गाली लगी थी। इस वजह से रीडर्स फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे और यूरिन रॉक्स को बातें सुननी पड़ रही थी। सोल्जर का इस तरह बात करना यूरिन रॉक्स को गुस्सा दिला रहा था। जब वह बकवास किए जा रहा था, यूरिन रॉक्स ने उसे मुंह बंद करने को कहा। इससे पहले कि वह सोल्जर कुछ समझ पाता, यूरिन रॉक्स ने उस पर अटैक किया और वह अपने हॉर्स से गिर गया। यूरिन रॉक्स ने उसे अपनी औकात में रहने और वहीं रुकने को कहा। सोल्जर को यूरिन रॉक्स की बात माननी पड़ी क्योंकि वह पैरालाइज्ड हो चुका था। यूरिन रॉक्स ने फिर उसे उसकी तरफ देखने को कहा। यूरिन रॉक्स ने अपना हाथ उठाया और इसके साथ ही वह आदमी दोबारा मूव करने लगा। मेन स्टोरी में इलिया ने हीरो की बात नहीं सुनी थी और वही किया जो उसे सही लगा, लेकिन यूरिन रॉक्स देखना चाहता था कि क्या इस बार अलग होगा और उसने इलिया से पूछा कि उसका फैसला क्या होगा। हैरत की बात है, इलिया ने यूरिन रॉक्स की बात मान ली और उसने अपने मेन को तुरंत ब्लू सिग्नल फ्लेयर फायर करने का ऑर्डर दिया। वह चाहती थी कि ट्रूप्स वही जमा हो जाएं जहां वे लोग हैं। सोल्जर्स ने वही किया जो उन्हें कहा गया और फ्लेयर्स को हवा में फायर कर दिया। सोल्जर्स फिर अपने गिरे हुए साथियों को संभालने लगे, जबकि ब्लैकस्मिथ यूरिन रॉक्स के पास आया और उसे बताया कि वह जबरदस्त है। उसने कहा कि यूरिन रॉक्स आइटम्स को जैसे चाहता था वैसे मूव करवा सकता था, पर यूरिन रॉक्स ने इसे कोई बड़ी बात नहीं माना। उसने यूरिन रॉक्स से पूछा कि क्या सोल्जर्स उनके साथ मिलने आ रहे हैं, पर यूरिन रॉक्स ने उसे बताया कि ज्यादातर सोल्जर्स नहीं पहुंच पाएंगे। असल में यूरिन रॉक्स जानता था कि वह क्या कर रहा है और वह असल में रियल फाइट का इंतजार कर रहा था कि वह खुद उसके पास आए। अचानक एक सोल्जर उनकी तरफ आया। इलिया को कह रहा था कि उन्हें भागना चाहिए। सोल्जर पूरी तरह डरा हुआ लग रहा था, जैसे उसने भूत देख लिया हो। ऑर्क्स की तादाद देखकर ही सोल्जर की रूह कांप गई। इलिया ने यूरिन रॉक्स की तरफ देखा और उससे माफी मांगी क्योंकि वह अब मरने वाला था और यह सब उसकी गलती थी। तभी यूरिन रॉक्स ने इलिया से कहा कि वह चिंता न करे क्योंकि कोई नहीं मर रहा। जैसे ही उसने यह कहा, वह ऑर्क्स की तरफ चल दिया, जिससे इलिया शॉक्ड रह गई। इलिया कंफ्यूज थी जब उसने यूरिन रॉक्स को ऑर्क्स के पास जाते हुए देखा। इससे पहले कि वह एग्नेस को समन करे, उसने उससे कहा कि अब वक्त आ गया है कि वे ट्राई करें जो वे पिछले 2 दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे। यूरिन रॉक्स ने एग्नेस को आयरन बुलेट्स जनरेट करने को कहा और एग्नेस ने उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया। असल में यह वह टेक्निक थी जो यूरिन रॉक्स ने 1000 पॉइजन्स बॉडी के 3 स्टार तक पहुंचने के बाद हासिल की थी, पर उसे इसे यूज करने का मौका नहीं मिला था। इस स्किल को ब्लैक आयरन कहा जाता है। यह ब्लैक आयरन बुलेट्स को डेटोनेट करके इनर स्ट्रेंथ से भरे कंसील्ड वेपन्स को रिलीज करती है। इसके लिए जरूरी वेपन एक ब्लैक आयरन बुलेट है। यूरिन रॉक्स ने फिर बुलेट को ऑर्क्स पर शूट किया और वह उनके बीच में जाकर गिरा बिना कोई डैमेज किए, जिससे ऑर्क्स यूरिन रॉक्स को बेवकूफ की तरह देखने लगे। अचानक वह बुलेट फट गया। उसकी रेंज में आने वाले हर ऑर्गन को फाड़ डाला। बाकी बचे ऑर्क्स यह देखकर शॉक्ड रह गए, लेकिन यूरिन रॉक्स अभी उनसे खत्म नहीं हुआ था। यूरिन रॉक्स ने बुलेट को वापस बुलाया और उसे दोबारा लॉन्च किया। इस बार वह ऑर्क के आर पार निकल गई। इससे पहले कि वह फटकर उसे पल्प बना दे, यूरिन रॉक्स ने बुलेट को फिर से वापस बुलाया और इलिया ने उससे पूछा कि वह क्या फेंक रहा है। यूरिन रॉक्स ने बताया कि इसे ब्लैक आयरन ब्लास्ट कहते हैं।
यूरिन रॉक्स ने इलिया को स्माइल किया और प्रॉमिस किया कि वह वेपन के बारे में डिटेल्स उसे बाद में बताएगा। यूरिन रॉक्स के सिर्फ 2 अटैक्स से ऑर्क्स की तादाद काफी कम हो गई थी। इलिया इससे मोटिवेट हुई और उसने तुरंत अपने सोल्जर्स पर चिल्लाया, उन्हें एक्शन में आने को कहा। उसने उन्हें बताया कि वे जीत सकते हैं और जोर दिया कि वे बाकी ऑर्क्स को मार डालें। इलिया आगे बढ़ी और उसके सोल्जर्स ने भी वही किया। इलिया ने एक ऑर्क का सिर ऐसे काट दिया जैसे वह टिश्यू पेपर हो और उसके सोल्जर्स ने भी उसकी नकल की। एक ऑर्क को एहसास हुआ कि वे अब सोल्जर्स का मुकाबला नहीं कर सकते और वह पीछे मुड़कर भागने लगा, लेकिन वह एक रेड ब्रिक वॉल से टकरा गया। वह रेड ब्रिक वॉल एक बहुत बड़ा रेड ऑर्क निकला जिसका ऑरा खौफनाक था। रेड ऑर्क ने भागने वाले सोल्जर का सिर पकड़ा और कुचल दिया। सोल्जर्स और बाकी ऑर्क सामने उस खौफनाक मॉन्स्टर को देखकर डर गए। रेड ऑर्क इतना जायंट था कि रेगुलर ग्रीन ऑर्क्स उसके सामने चने पीनट्स लग रहे थे। रेड ऑर्क ने एक बिल्डिंग साइज ब्लेड भी उठा रखा था, लेकिन यूरिन रॉक्स हैरान नहीं लगा क्योंकि वह पहले ही एक्सपेक्ट कर रहा था लेजेंडरी रेड ऑर्क वॉरियर कारूटा को। यूरिन रॉक्स जानता था कि अगर वे कारूटा को आज ही नहीं मारेंगे तो वे सब खत्म हो जाएंगे। इलिया हैरान है, सोच रही है कि वह ये क्या देख रही है। अचानक गॉब्लिन्स के बीच से एक बहुत बड़ा रेड स्किन्ड वॉरियर निकलता है। यूरिन रॉक्स शांत होकर इस नई चीज को देखता है। उसे समझ आता है कि लेजेंडरी गॉब्लिन वॉरियर करूता आखिर आ गया है। करूता शोर मचाता है जो पूरी जगह को हिला देता है और उसके नाइट्स उस रेड स्किन्ड वॉरियर की ताकत से डर जाते हैं और कुछ कदम पीछे हट जाते हैं। करूता अपना बहुत बड़ा वेपन पकड़ता है और हवा में छलांग लगाता है। इलिया पर एक जोरदार अटैक करने की तैयारी करता है। उस क्रिटिकल मोमेंट में इलिया को समझ आता है कि उसे भागना चाहिए, पर उसके हिलने से पहले यूरिन रॉक्स उसे जोर से धक्का देकर लास्ट मोमेंट पर बचा लेता है। करूता का वेपन जमीन पर क्रैश करता है। जहां वह खड़ी थी वहां जबरदस्त तबाही मचाता है। यूरिन रॉक्स इलिया से कहता है कि यह अटैक काफी खतरनाक था और वह शॉक में अपने साथियों की बॉडीज को देखती है जो अटैक का शिकार हो गए। करूता गुर्राता है और अब यूरिन रॉक्स की तरफ देखता है। यूरिन रॉक्स उसे टक्कर लेने का डिसाइड करता है और ब्लैक आयरन ब्लास्ट टेक्निक छोड़ता है। वह सीधा करूटा के चेहरे पर अटैक करता है और वह एक्सप्लोड हो जाता है, पर अचानक वह स्मोक से पूरी तरह निकल आता है। उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। जब करूटा अजीब तरीके से गुर्राता है, यूरिन रॉक्स शॉक में है और सोचता है कि उसका अटैक फेल कैसे हो गया। उसे याद आता है कि स्टोरी में लिखा था कि गॉब्लिन वॉरियर की स्किन स्टील जितनी सख्त थी, पर रियलिटी में यह देखना बहुत डरावना था। इलिया बहुत गुस्से में आगे बढ़ती है और करूता पर चिल्लाती है, कसम खाती है कि उसने उसके साथियों के साथ जो किया उसके लिए वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। वह हवा में छलांग लगाती है और एक पावरफुल ऑफेंसिव स्किल का यूज करती है। करूता की बॉडी पर तेज और पावरफुल अटैक्स करती है। करूटा दर्द से चीखता है। सोल्जर्स अपनी लीडर के लिए चीयर करते हैं, उसकी ताकत की तारीफ करते हैं, जबकि यूरिन रॉक्स सोचता है कि इलिया का सोर्ड क्वीन ट्रेट बहुत पावरफुल है। यूरिन रॉक्स उसकी इस एबिलिटी पर हैरान है कि वह करूटा के साथ लड़ रही है जबकि नॉवेल के इवेंट्स अभी शुरू ही हुए हैं, और वह नोटिस करता है कि उसके अटैक्स उसके आर्मर और सख्त स्किन को पेनिट्रेट कर रहे हैं। पर अचानक करूता जोर से चिल्लाता है जैसे वह रो रहा हो, और इलिया हैरान है जब वह देखती है कि उसने एक पावरफुल रेड कॉम्बैट ऑरा यूज किया है। गॉब्लिन को इसका आइडिया नहीं था। करूता अपनी नई पावर का यूज इलिया पर अटैक करने के लिए करता है, फिर एक भयानक ब्लो मारता है जो उसे नॉक करके जमीन पर गिरा देता है। यूरिन रॉक्स समझ जाता है कि इवेंट्स ओरिजिनल नॉवेल की तरह ही हो रहे हैं, जहां इलिया करूता से हार जाती है। सोल्जर्स अपनी लीडर इलिया को पुकारते हैं जब वह जमीन पर गिरने लगी होती है। वह खुद मान लेती है कि यह बहुत मुश्किल है और वह इस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकती। जैसे ही वह करूता को उसके रेड ऑरा में घिरा हुआ देखती है, वह डिसाइड करती है कि भागने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। यूरिन रॉक्स उनके सामने खड़ा हो जाता है और करूटा का ध्यान उसकी तरफ जाता है तो इलिया उसे चिंता में पुकारती है। यूरिन रॉक्स पहले अटैक करता है, स्ट्रेट कट टेक्निक का यूज करके उसकी तरफ एक डैगर फेंकता है, पर करूटा चीखता है और उस डैगर को अपने हाथ के एक ब्लो से तोड़ देता है। यूरिन रॉक्स उसकी इस एबिलिटी से शॉक्ड है कि उसने उसके अटैक को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। करूता गुस्से में गुर्राता है, पर अचानक हैरान हो जाता है और अपने शोल्डर गार्ड की तरफ देखता है। कोई छोटी चीज जो वहां फंस गई थी वह एक्सप्लोड हो जाती है, जिससे उसे दर्द होता है और उसके जख्म से खून बहने लगता है। यूरिन रॉक्स उस पर ताना मारता है और कहता है कि पहला अटैक तो सिर्फ फेक था और करूटा उसे ब्लॉक करने में इतना बिजी था कि उसने दूसरा अटैक देखा ही नहीं। यूरिन रॉक्स कहता है कि उसकी स्किन स्टील जितनी हार्ड हो सकती है, पर उसकी बॉडी पर वीक पॉइंट्स तो जरूर हैं। यूरिन रॉक्स सोचता है कि सिस्टम करूटा के आर्मर में क्रैक्स को वीक पॉइंट्स के रूप में दिखा रहा था, तो वह उन्हें टारगेट करने से खुद को रोक नहीं सका। करूटा का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह जोर से गरजता है, फिर यूरिन रॉक्स पर अटैक करने के लिए दौड़ता है। यूरिन रॉक्स मुश्किल से उसके ब्लोज से बच पाता है और जैसे ही करूटा का अटैक मिस होता है, यूरिन रॉक्स उससे पूछता है कि उसने क्या सोचकर यह अटैक किया, फिर उस पर एक और एक्सप्लोसिव प्रोजेक्टाइल फेंकता है। यूरिन रॉक्स मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या वह अब गुस्सा है। उसे बताता है कि उसका कोई इरादा नहीं है कि वह उसे इतनी आसानी से पकड़ ले। अचानक करूटा यूरिन रॉक्स को इग्नोर करता है और कहीं और देखता है। यूरिन रॉक्स नोटिस करता है कि उसकी नजर ब्लैकस्मिथ जिरुनो की तरफ है और उससे पूछता है कि वह उस डायरेक्शन में क्यों घूर रहा है।
करूटा चीखता है और अचानक आगे बढ़ता है और यूरिन रॉक्स डर के साथ रियलाइज करता है कि करूटा उसे नहीं जिरुनो को टारगेट कर रहा है। करूटा हवा में छलांग लगाता है, उस निराश ब्लैकस्मिथ पर अटैक करता है। यूरिन रॉक्स डिसाइड करता है कि उसे बचाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह अपनी सारी इंटरनल एनर्जी एनहांस्ड लिटिल ड्रैगन स्टेप टेक्निक में डाल देता है और बिजली की रफ्तार से आगे निकलता है। यूरिन रॉक्स करूटा से आगे निकलने में कामयाब हो जाता है, ब्लैकस्मिथ को पकड़ता है और उसे खतरे से दूर ले जाता है। गॉब्लिन वॉरियर हैरान हो जाता है, जिसने ऐसी सुपर ह्यूमन स्पीड की उम्मीद नहीं की थी। इलिया यूरिन रॉक्स की इस स्पीड और जस्टिस ब्लेड से दंग रह जाती है। यूरिन रॉक्स जंग को खत्म करने का डिसाइड करता है और एग्नेस को पुकारता है और टैंग क्लैन आर्ट्स की सबसे पावरफुल टेक्निक ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द ब्लड फ्लावर क्लास का यूज करने की तैयारी करता है। यूरिन रॉक्स कर्व्ड थ्रो का यूज करके एक चमकदार और कलरफुल बटरफ्लाई छोड़ता है। बटरफ्लाई करूटा की तरफ बढ़ती है और इलिया सीन की खूबसूरती पर हैरान होती है, पर बटरफ्लाई करूटा की बॉडी के करीब आने लगती है, जो चीखता है और उसे अपने से दूर धकेलने की कोशिश करता है। बटरफ्लाई उसके चेस्ट को टच करती है और तेज चमकती है, फिर एक्सप्लोड हो जाती है, उसकी बॉडी में एक बड़ा होल बना देती है। यूरिन रॉक्स खुद अटैक की पावर से हैरान है। यूरिन रॉक्स मान लेता है कि उसने इतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी यूज की, फिर भी उसे इस रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी। करूटा डगमगाता है, अपने चेस्ट में बने होल को देखता है, फिर हार मानकर जमीन पर गिर जाता है। नाइट्स में से एक खुशी से बोलता है कि वे जीत गए, लेकिन इलिया उसे कहती है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। वह इशारा करती है कि अभी भी कुछ गॉब्लिन्स बाकी हैं और उन्हें खत्म करने का ऑर्डर देती है। जंग पूरी तरह खत्म होने के बाद जिरुनो यूरिन रॉक्स का दिल से शुक्रिया करता है उसे बचाने के लिए। थोड़ी देर बाद यूरिन रॉक्स इलिया से पूछता है कि वह कैसी है और वह जवाब देती है कि वह उसकी जिंदगी की कर्जदार है और शिकायत नहीं कर सकती। यूरिन रॉक्स उसे कहता है कि एक दूसरे की मदद करना नॉर्मल है। फिर वह उसे एक्सप्लेन करता है कि उसने सोर्ड्समैनशिप नहीं बल्कि एक आर्ट जिसे मेमोराइजेशन कहते हैं वह सीखा है। इलिया हैरानी से उससे पूछती है कि क्या यह डैगर्स यूज करने जैसा है और यूरिन रॉक्स उसे यकीन दिलाता है कि एक्सप्लोजिव ऑर्ब से लेकर बटरफ्लाइज तक उसने जो कुछ भी किया वह सब इस आर्ट का हिस्सा है। इलिया दंग रह जाती है और उसकी स्किल की गहराई समझ जाती है। इलिया ने अपने मन में सोचा कि यूरिन रॉक्स ने जो किया उसकी मुश्किल के बावजूद हो सकता है कि यह उसके लिए नए रास्ते खोले और उसकी पावर को ज्यादा करे, खासकर जब उसने पूरी जिंदगी सोर्ड्समैनशिप की मास्टरी में गुजारी है। एक नाइट इलिया को बताता है कि मैजिक बैग रेडी है, तो वह डिसाइड करती है कि कम से कम करूता का सिर तो प्रूफ के तौर पे लेना चाहिए और उसकी कॉर्प्स को देखती है। वह उसका सिर काट देती है और जब नाइट चिंता करता है कि बड़ा सिर बैग को गंदा कर देगा, इलिया उसे कहती है कि बैग इसी मकसद के लिए डिजाइन किया गया है। वह बोलती है कि उन्हें जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि देर हो रही है, पर वह अचानक रुक जाती है और मस्क को पुकारती है, या जो अचानक उनके सामने आ जाता है। इलिया नाइट मस्क से पूछती है कि वह क्यों लेट है, इशारा करते हुए कि सिग्नल फ्लेयर छोड़ने के बाद काफी देर हो चुकी है। मस्क माफी मांगता है, एक्सप्लेन करते हुए कि वह और उसकी टीम बहुत अंदर तक चले गए थे और वापस आते हुए उन पर गॉब्लिन्स ने अटैक किया, जिससे देर हो गई। इलिया पूछती है कि सिर्फ वह और एक दूसरा नाइट ही क्यों है, और वह जवाब देता है कि बाकी स्क्वाड खत्म हो गया क्योंकि गॉब्लिन्स उम्मीद से ज्यादा स्ट्रांग थे। एक तेज नजर के साथ इलिया डिमांड करती है कि वह अपने साथियों की बॉडीज देखे और उसे उनकी लोकेशन पर ले जाने का ऑर्डर देती है। मस्क टालने की कोशिश करता है और कहता है कि वे यह अगले दिन करें क्योंकि लेट हो चुका है, पर वह साफ मना कर देती है और उसे तुरंत ले जाने का ऑर्डर देती है। मस्क ऑर्डर मानता है, धीरे से गाली देता है, फिर अपना डैगर निकालता है और इलिया पर अटैक करता है। यूरिन रॉक्स उसे देख लेता है, अपना डैगर फेंकते हुए मस्क का हाथ तुरंत काट देता है, पॉइंट आउट करते हुए कि यह इलॉजिकल है कि इतनी भयंकर जंग के बाद भी उसके और उसके साथियों के कपड़ों पर ग्रीन गॉब्लिन ब्लड नहीं लगा है, बल्कि सिर्फ रेड ह्यूमन ब्लड है। वह उस पर इल्जाम लगाता है कि वह गॉब्लिन्स के साथ मिला हुआ था और शुरू से ही उन्हें इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था। दूसरा नाइट हैरान है कि उसे यह कैसे पता चला, जबकि यूरिन रॉक्स मन ही मन सोचता है कि उसे यह सब इसलिए पता है क्योंकि नॉवेल के इवेंट्स उसी ने लिखे थे। नाइट मस्क को बचाने की कोशिश करता है, पर इलिया उसे रोक देती है, उसका गला काटकर, और बाकी दूसरे लोगों को पकड़ने का ऑर्डर देती है। दूसरा नाइट माफी मांगता है, कन्फेस करते हुए कि वह सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। अगली सुबह आसू कासल के ऑफिशियल रेजिडेंस में, जबकि यूरिन रॉक्स गहरी नींद में है, जिरुनो उसे जगाता है, बताता है कि दोपहर होने वाली है। जिरुनो बताता है कि इलिया उससे मिलने आई है। यूरिन रॉक्स इलिया को एक एलिगेंट ड्रेस में देखता है और वह उसे ग्रीट करती है, पूछती है कि क्या उसने अच्छे से सोया। यूरिन रॉक्स पूरी तरह शॉक्ड खड़ा है, उसकी यह अचानक ट्रांसफॉर्मेशन समझ नहीं पा रहा। यूरिन रॉक्स इलिया के अपीयरेंस और कपड़ों से हैरान खड़ा है और वह हैरानी से पूछता है कि उसने ये फॉर्मल ड्रेस क्यों पहनी है। फिर इलिया उसे अपने घर चलने का इनविटेशन देती है, एक्सप्लेन करते हुए कि उसके फादर ने उसे ऑर्डर दिया है कि वह उसे किसी भी हाल में साथ लेकर आए, और पूछती है कि क्या वह चलेगा। यूरिन रॉक्स तुरंत मान जाता है, सोचता है कि उसकी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत वाली बात बिल्कुल सही थी।
उसे यह भी याद आता है कि ओरिजिनल नॉवल में प्रोटैगनिस्ट के इलिया को बचाने के बाद और मार्कस फैमिली से मिलने के साथ ही स्टोरी आगे बढ़ती है। इलिया उसे कहती है कि वह उसका बाहर वेट करेगी और उसे रेडी होकर आने को कहती है। जब वह इस बारे में सोचता है तो नोटिस करता है कि उसके और इलिया के एफिनिटी लेवल 45 तक यानी फेवरेबल हो गया है और वह हैरान है कि सिर्फ एक बार मदद करने से यह इतना कैसे बढ़ गया। यूरिन रॉक्स के रेडी होने के बाद वह और जिरुनो इलिया से मिलने बाहर जाते हैं। वह उससे पूछता है कि क्या उसने ज्यादा देर वेट किया और वह उन्हें कहती है कि चलने का टाइम हो गया है। जब वे चल रहे होते हैं तो भीड़ इलिया को देखकर चीयर करती है और उसकी तारीफ करती है, उसे आयरन ब्लडेड नाइटस बुलाती है। वे उसकी तारीफ करते हैं कि उसने गॉब्लिन चैंपियन का अकेले सामना किया और उसकी जिंदगी के लिए चीयर करते हैं। यूरिन रॉक्स को याद आता है कि यह ऑनररी टाइटल उसे इसलिए मिला था क्योंकि गॉब्लिन चैंपियन के हाथों मौत का खतरा होने पर भी वह पीछे नहीं हटी थी, बिल्कुल जैसा नॉवल में हुआ था। फिर भीड़ का ध्यान उसके बगल में खड़े शख्स की तरफ शिफ्ट होता है और वे लॉर्ड यूरिन द आयरन मेज का नाम चिल्लाते हैं, उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं और उसका शुक्रिया करते हैं। यूरिन रॉक्स आयरन मेज के टाइटल से हैरान है और रियलाइज करता है कि ये टाइटल्स सर्वाइविंग सोल्जर्स की टेस्टिमोनीज से आए हैं। उन्होंने जरूर उसे ब्लैक आयरन आर्ट्स यूज करते देखा होगा और सोचा होगा कि वह आयरन यूज करने वाला मेज है। इलिया यूरिन रॉक्स को पुकारती है और उसे दोबारा 2 बार बचाने के लिए थैंक्स करती है। वह नरमता से जवाब देता है कि उसने जो किया वह कोई और भी करता। फिर वह उसे बताती है कि उस सुबह उसने सोल्जर्स को साथ लिया और घूस के मैदान से अपने साथियों की बॉडीज वापस लाने के लिए जंगल में वापस गई थी। दुख से वह बताती है कि जंगल में बिखरे हुए सोल्जर्स की भयंकर बॉडीज को देखकर उसे रियलाइज हुआ कि अगर वह कल वहां न होता तो उसका भी यही हाल होता। वह घोषणा करती है कि वह और ज्यादा मेहनत करेगी स्ट्रॉन्गर बनने के लिए और सबसे ऊपर खड़ी रहेगी। प्रॉमिस करती है कि वह फिर कभी नहीं हारेगी। यूरिन रॉक्स रियलाइज करता है कि यह वह पल है जब वह अपनी असली टैलेंट को अवेकन करेगी और सोर्ड क्वीन के टाइटल के लायक ताकत में बदल जाएगी। मेजेस में से एक एक्सप्लेन करता है कि मार्कस फैमिली होम ऑस्कासल से दूर नहीं है, लेकिन इलिया यूरिन रॉक्स को कहती है कि उसके फादर ने फैमिली मेजेस को बुलाया है ताकि वे टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके आराम से वापस जा सकें। इलिया मेजेस को कहती है कि वे रेडी हैं। मेजेस स्पेल कास्ट करना शुरू करते हैं और रोशनी के एक झपके में यूरिन रॉक्स और जिरुनो खुद को पूरी तरह अलग जगह पर पाते हैं, शॉक्ड दिखते हुए। इलिया उन्हें बताती है कि वे उनके एस्टेट पर पहुंच गए हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए इनवाइट करती है। यूरिन रॉक्स को टेलीपोर्टेशन से थोड़ा चक्कर महसूस होता है, रियलाइज करते हुए कि मैजिक टावर्स में मेंशन किया गया चक्कर आना सच है। जिरुनो हैरानी से चारों तरफ देखता है और यूरिन रॉक्स से पूछता है कि क्या उसकी रहने की जगह भी इतनी बड़ी है, जबकि यूरिन रॉक्स सोचता है कि उसे आखिरकार खाना खाने के लिए इनवाइट किया गया है। जैसे ही यूरिन रॉक्स रेडी होता है, वह सोचता है कि वह अपने घर तो हर दिन सिर्फ सूप ही पीता है, लेकिन आज वह आखिरकार एक नोबलमैन के लायक खाना खाएगा। वह एक लग्जूरियस डाइनिंग हॉल में एंटर करता है जहां मार्किस मार्कस, जो इलिया के साथ टेबल के हेड पर बैठा था, उसका वेलकम करता है। यूरिन रॉक्स मार्किस मार्कस को ग्रीट करता है, लेकिन मार्किस मार्कस उसे कहता है कि वह इतना फॉर्मल न हो और उसे बैठने के लिए इनवाइट करता है। मार्किस मार्कस शुक्रिया से शुरू करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि वह आभारी है क्योंकि यूरिन रॉक्स ने उनकी बेटी इलिया की जान बचाई, उसके फियांसे बनने से पहले भी। यूरिन रॉक्स नरमता से जवाब देता है कि उसने जो किया वह उसकी ड्यूटी थी। जब नौकर खाना लाते हैं, यूरिन रॉक्स शॉक्ड हो जाता है, ये देखकर कि डिश एक स्पेशल चारो सूप है मार्कस फैमिली स्टाइल का। मार्किस मार्कस एक्सप्लेन करता है कि उनकी फैमिली की भी रॉक्स फैमिली जैसी ट्रेडिशन है कि जंग के बाद ये सूप खाते हैं और उनकी सीक्रेट रेसिपी इसे ज्यादा डिलीशियस बनाती है। जैसे ही मार्किस मार्कस उसे खाना एंजॉय करने का कहता है, यूरिन रॉक्स जबरदस्ती स्माइल करता है और कहता है कि वह अच्छे से खाएगा, पर अंदर ही अंदर बुरा मान रहा होता है। जैसे ही वह सूप पीता है, मार्किस मार्कस उसे हैरान कर देता है, पूछता है कि वह और इलिया शादी कब करेंगे, जिससे इलिया गुस्से में आ जाती है और अपने फादर पर चिल्लाती है। यूरिन रॉक्स को महसूस होता है कि यह सवाल सिर्फ एक टेस्ट है। वह अपनी एबिलिटी का यूज करता है ये देखने के लिए कि मार्किस मार्कस का एफिनिटी लेवल -10 है, थोड़ा अनफेवरेबल, पर वह रियलाइज करता है कि यह नंबर एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है और डिसाइड करता है कि उसका जवाब अच्छे से सोचा हुआ होना चाहिए। यूरिन रॉक्स मार्किस मार्कस को कहता है कि वह तुरंत शादी करना चाहेगा, जिससे इलिया हैरान हो जाती है, लेकिन वह बताता है कि वह अभी तक अपनी फैमिली का हेयर नहीं बना है और उसके बुरे पास्ट की वजह से उसे अभी भी नीचा समझा जाता है। वह कहता है कि वह खुद को बदलेगा ताकि वह इलिया के लायक आदमी बन सके और एक बार जब वह ऑफिशियली हेयर बन जाएगा तो वह उसे अपने साथ ले जाएगा। इलिया उसके शब्दों से इम्प्रेस्ड हो जाती है, लेकिन मार्किस मार्कस इस चीज को अचीव करने की पॉसिबिलिटी पर हैरान होता है। उसे याद दिलाता है कि उसके छोटे भाई जीनियस के रूप में जाने जाते हैं और पूछता है कि क्या वह सच में सोचता है कि वह उन्हें हराकर हेयर बन सकता है। यूरिन रॉक्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है कि बिल्कुल वह कर सकता है। मार्किस मार्कस जोर से हंसता है, कमेंट करते हुए कि यूरिन रॉक्स सच में बहुत बदल गया है जैसा उसने सुना था, और उसे कहता है कि वह उसका साथ देगा। फिर मार्किस मार्कस कहता है कि यूरिन रॉक्स के आने से पहले उसे उसके फादर मार्कस विलिंगटन रॉक्स से एक मैसेज मिला था। यूरिन रॉक्स रियलाइज करता है कि खबर कम्युनिकेशन मैजिक के थ्रू रॉक्स फैमिली तक पहले ही पहुंच चुकी है।
यूरिन रॉक्स पूछता है कि उसके फादर ने क्या कहा और मार्किस मार्कस उसे बताता है कि उसके फादर ने उसे कम्युनिकेशन मैजिक का यूज करके बाद में कॉल करने के लिए कहा और वह डिनर के बाद उसे कम्युनिकेशंस रूम तक गाइड करेगा। यूरिन रॉक्स शुक्रिया करता है लेकिन उसके चेहरे पर चिंता के निशान दिखाई देते हैं। खाना खाते हुए यूरिन रॉक्स नोटिस करता है कि इलिया ने मुंह बनाया हुआ है, लेकिन वह संतुष्ट महसूस करता है क्योंकि उसे लगता है कि वह उसके फादर मार्किस मार्कस पर एक अच्छा इंप्रेशन डालने में कामयाब रहा। डिनर के बाद कम्युनिकेशंस रूम में एक मेज कम्युनिकेशन मैजिक स्पेल कास्ट करना शुरू करता है ताकि रॉक्स फैमिली से कनेक्शन ओपन हो सके। एक क्रिस्टल बॉल चमक उठता है और यूरिन रॉक्स के फादर मार्कस विलिंगटन रॉक्स की इमेज अपीयर होती है। यूरिन रॉक्स इस सीन से हैरान है जो उसकी नजर में एक प्रोजेक्टर और वीडियो कॉल जैसा लगता है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स अपने बेटे को पुकारता है और यूरिन रॉक्स एक ग्रीटिंग के साथ जवाब देता है। मार्कस विलिंगटन रॉक्स शुरू में उस पर चिल्लाता है, फिर चिंता से पूछता है कि क्या उसे चोट लगी थी, जिससे यूरिन रॉक्स मना कर देता है। उसके बाद उसके फादर सीरियसली पूछते हैं कि क्या यह सच है कि उसने इलिया को बचाया और गॉब्लिन चैंपियन को मारा। यूरिन रॉक्स नरमता से जवाब देता है कि जो हुआ वह सिर्फ किस्मत थी। उसके फादर किस्मत की स्टोरी पर शक करते हैं और उसे कहते हैं कि वह वापस घर आकर डिटेल्स सुनेंगे, फिर पूछते हैं कि वह कब वापस आएगा। यूरिन रॉक्स उन्हें बताता है कि वह 2 दिन में वापस आ जाएगा। मार्कस विलिंगटन रॉक्स सहमत होता है लेकिन फिर उसे ऑर्डर देता है कि जब वह वापस आए तो उसे अपने छोटे भाइयों को भी साथ लाना होगा। यूरिन रॉक्स इस अनएक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट से शॉक्ड रह जाता है